अगर सर अचानक से इमरजेंसी आ जाए, मतलब छोटा बच्चा सांस लेना बंद कर दे या बेहोश हो जाए, तो ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके बारे में सभी पेरेंट्स को थोड़ा सजग रहना चाहिए। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, अगर वो स्मोकिंग करती है, दारू पीती है, अल्कोहल यूज़ करती है, तो उससे कोई बच्चों को दिक्कत होंगी फिर? बिल्कुल, इससे कमज़ोर पैदा हो सकता है, समय से पूर्व पैदा हो सकता है। एक और बीमारी देखा जाता है सर, बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पीलिया, मतलब जॉन्डिस सा। तो ये क्यों होता है सर? और मोस्ट ऑफ द टाइम ये 80% नॉर्मल होता है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। इससे क्या सर जान भी जा सकती है बच्चे की? सर ऐसा होता है, अगर माँ का दूध अगर नहीं बन पा रहा है, तो बच्चों को सर मिल्क पाउडर पिलाया जाता है। तो कैसे करना सर्वप्रथम चाहिए? अगर कोई बच्चा को वैक्सीन नहीं लगाया जाए, तो क्या होगा बच्चे को? वैक्सीनेशन से जो बहुत सारी बीमारी हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती हैं। और यदि बच्चा बीमार पड़ता भी है, तो वैक्सीनेशन होने के कारण उससे बीमारी का कम असर होता है, वो जल्दी रिकवर होता है। कुछ मंथ के बच्चों से लेके 2-3 साल के बच्चों तक है, रात में अचानक से बुखार आ जाता है, तो ऐसी स्थिति माता पिता को क्या करना चाहिए? आपके घर में इमरजेंसी में कोई भी बुखार की दवा या टैबलेट उपलब्ध हो तो उसके वजन के अनुसार उसकी निर्धारित खुराक दी जा सकती है। सर एक मिथ ये चलता है, अगर माँ को केसर या केसर के साथ में दूध पिलाया जाए तो बच्चा गोरा होता है, अगर चाय पिलाया जाए तो काला होता है, तो ये क्या सही बात है? माँ को यदि पौष्टिक आहार दिया जाएगा तो माँ के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और जिसका पॉजिटिव इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, लेकिन इसका बच्चों के रंग से कोई संबंध नहीं है। तो सब बच्चों को मालिश कैसे करनी चाहिए और कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए? मालिश करने के लिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो मसाज हो बहुत अफेक्शनेट तरीके से की जाए, जिसमें वात्सल्य भाव हो। क्या सर बच्चों को मालिश करने से बच्चे मजबूत होते हैं उससे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल द स्टोरीज स्पीक पे। दोस्तों, आज का यह पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी सर, जिनसे हम जानेंगे बच्चों के हेल्थ के बारे में, साथ ही उनकी इम्यूनिटी, ग्रोथ और पेरेंट्स के कुछ मिथ को लेकर जैसे सवाल होते हैं जो कि सच नहीं होते लेकिन जिसे सच माना जाता है। पॉडकास्ट चालू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने मिलता है तो पॉडकास्ट को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं सबसे पहले आपका इंट्रो जानना चाहूँगा क्योंकि सर कुछ लोग जो आपको नहीं जानते वो भी देख रहे हैं आज। मैं डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी हूँ। वर्तमान में बालाघाट में शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर वात्सल्य क्लिनिक का संचालक हूँ और सर्किट हाउस रोड में मेरा क्लिनिक है। लगभग मैं 20 साल से बालाघाट में चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि नवजात बच्चे को देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती है? सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे न्यूबॉर्न हैं, जो तुरंत पैदा हुए हैं, उन्हें कैसे केयर करें। यदि बच्चा तुरंत डिलीवर हो रहा है तो सबसे पहले उसे साफ़ गर्म कपड़े में लपेट कर के रखें। उसके शरीर से जो भी इन्फेक्शन है, गंदगी है, उसे साफ़ रखें और घर में ऐसा वातावरण रखें ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। जैसे ओके। उन्हें साफ़ खुले हवादार कमरे में रखें, उन्हें मौसम के अनुरूप गर्म कपड़े पहनाएँ और यदि गर्मी का मौसम है तो उन्हें हल्के कपड़े पहनाएँ। बच्चों बिल्कुल। के आस-पास ज़्यादा मिलने-जुलने वालों को ना आने दें। जो त्वचा रोग से संक्रमित व्यक्ति हैं, जो सर्दी बुखार से पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें बच्चों के नज़दीक ना जाने दें। बच्चे बिल्कुल। को साफ़ गुनगुने पानी से नहलाएँ और बिल्कुल। साफ़ वातावरण में रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। ओके। सर नवजात बच्चे में क्या सामान्य लक्षण होते हैं और क्या गंभीर लक्षण होते हैं जिसे गंभीरता से लेना पड़ता है? अक्सर बच्चे लोग दिन में ज़्यादा सोते हैं, रात में ज़्यादा जगते हैं ओह। और बच्चे अक्सर 8 से 10 बार मोशन करते हैं। बच्चे 6 से 8 बार यूरिन करते हैं और कभी-कभी जैसे यूरिन करते समय ये सफ़ेद पानी निकलता है या फीमेल चाइल्ड में हल्का ब्लड का रिसाव होता है, जो कि बच्चों में नॉर्मल होता है। बिल्कुल। इसको लेकर के घबराना नहीं चाहिए और बच्चे अक्सर रात में रोते हैं और पेरेंट्स को परेशान करते हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि उन्हें किस तरह से देखभाल की जा सकती है। बिल्कुल। कभी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे अचानक से जो बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें किस तरह से हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें। जैसे यदि छोटा बच्चा लगातार रो रहा है, बिल्कुल। फ़ीडिंग नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल। यदि बच्चे की स्किन का कलर असामान्य हो जाए, जैसे नॉर्मल हेल्दी बच्चे पिंक कलर के होते हैं, बिल्कुल। यदि उनके कलर में ब्लूइशनेस आ जाए, नीलेपन हाथ में, अंगुली में, होंठ में नीला रंग आने लगे बिल्कुल। या बच्चों का शरीर एकदम पीला पड़ जाए,
या खून की कमी जैसे सफ़ेद जैसे लक्षण हों, तो तुरंत अपने को ध्यान रखना है और डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करना है। ओके। इसके अलावा यदि बच्चा तेज़ गति से साँस ले रहा हो और लगातार रो रहा हो, पसली में ऐसा लग रहा है कि खिंचाव आ रहा हो, या बच्चे को झटके आ रहे हों, या बच्चा लगातार वॉमिट कर रहा हो और लगातार दस्त करने के कारण उसका यूरिन आना बंद हो गया हो, और लगातार बच्चा जगाने पर जाग नहीं रहा हो, सो रहा ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में गंभीर लक्षण मानते हुए ऐसे बच्चों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ओके। सर, मैं एक मिथ है, आपने सर जैसे कलर की बातें करी, तो सर एक मिथ ये चलता है कि अगर माँ को केसर या केसर के साथ में दूध पिलाया जाए तो बच्चा गोरा होता है, अगर चाय पिलाया जाए तो काला होता है। तो ये क्या सही बात है? इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन माँ को यदि पौष्टिक आहार दिया जाएगा तो माँ के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, और जिसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ता है, लेकिन इसका बच्चों के रंग से कोई संबंध नहीं है। सर जैसे कि आपने बीच में बात भी करी थी कि बच्चा रात में रोता है तो क्या करना चाहिए? तो मैं पूछना चाहूँगा सर कि अगर बच्चा, क्योंकि कई बार होता है, बच्चा रात में रोता है और दिन में सो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए माता-पिता को? बच्चे एडेक्वेटली लगभग 12 से 14 घंटे सोते हैं। अक्सर जो बच्चे दिन में ज़्यादा नींद ले लेते हैं, वो रात में जागते हैं, बिल्कुल। और जागते समय बच्चा अक्सर यदि रोता है, तो बच्चे को सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या कारण है जिसकी वज़ह से बच्चा रो रहा है। यदि बच्चा भूखा है, तब बच्चा रोता है। यदि उसे कोई तकलीफ़ है, जैसे कि यदि बच्चे के पेट में दर्द है या सर्दी की वज़ह से उसका नोज़ ब्लॉक हो रहा है, इस वज़ह से बच्चा रोता है। कभी-कभी बच्चा यूरिन करके गीला हो जाता है या मोशन करने के ओके। बाद गीला हो जाता है, तो बच्चा गीली अवस्था में रहता नहीं है और बिल्कुल। बच्चा फिर रोता है, जिसको कपड़े साफ कर दिए जाएँ तो बच्चा फिर शांत हो जाता है। और इसके अलावा यदि बच्चे को कुछ देर गोदी में रख कर के प्रॉपर उसे बर्प कराया जाए, उसको फीडिंग करा कर के थोड़ा-सा अच्छे से डकार दिलाई जाए, उसको फिज़िकल कॉन्टैक्ट दिया जाए, गर्माहट वाले वातावरण में रखा जाए, तो बच्चा चुप हो जाता है। और अक्सर रात में जो बच्चे रोते हैं, उनके यही कारण होते हैं कि या तो बच्चा भूखा है, या गीला किया हुआ है, या फिर उसको सर्दी या पेट में दर्द है। ओके। तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चों को सर्दी, खाँसी और बुखार बहुत ज़्यादा होता है। तो सर इसका समाधान क्या है? ज़्यादातर ये जो बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। बच्चा यदि कमज़ोर है, बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चा किस परिवेश में रहता है, तो ये एक्सपोज़र जिस तरह का होता है, उस तरह के बच्चों में लक्षण होते हैं। अभी वर्तमान में बच्चों का खान-पान बहुत परिवर्तित हो गया है। जो खान-पान में जो पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ हो रहे हैं, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, और डस्ट और मिट्टी का जो संक्रमण होता है, उससे पॉल्यूशन के कारण एलर्जी की कंडीशन बढ़ जाती है और बार-बार सर्दी-खाँसी का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आस-पास के वातावरण से उनका एक्सपोज़र होता है, स्कूल जाते हैं या घर में कोई बीमार रहता है, कोई बच्चा पड़ोस का बीमार रहता है, उनके संपर्क में आने पर बच्चों की यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो वो बीमार पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में हमें ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चों का जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल हो, ताकि वो बच्चे कम बीमार पड़ें, और उन्हें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, हेल्दी डाइट रखा जाए, बच्चों को बाहर के खान-पान से बचाया जाए, जो केमिकल युक्त कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, फ़ास्ट फूड है, चिप्स है, कुरकुरे हैं, और जो पैकेट में बंद शीतल पेय पदार्थ हैं, ऐसी चीज़ें बच्चों को अवॉइड की जाएँ, क्योंकि ये बच्चों की डाइट को भी ख़राब करती हैं, बच्चों की इम्यूनिटी को भी वीक करती हैं। सर जैसा कि अक्सर देखा जाता है, कम से कम एक कुछ मंथ के बच्चों से लेके 2-3 साल के बच्चों तक है, रात में अचानक से बुखार आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अचानक से बुखार आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में माता-पिता को क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो हमें ये देखना होता है कि बुखार के साथ में और कोई गंभीर लक्षण तो नहीं है। यदि बच्चे का सिर्फ़ जैसे कि? यदि बच्चा बुखार के साथ उल्टी कर रहा है, या बच्चा अनकॉन्शियस हो रहा है, या उसे बहुत साँस लेने में दिक्कत आ रहा है, तो ये कुछ गंभीर लक्षण के संकेत होते हैं। ओके। अदरवाइज़ सिंपल यदि बुखार है, तो आप बच्चों को हल्के कपड़े पहनाएँ, थोड़ा बच्चे के शरीर को पानी से पट्टी करके या पूरे शरीर को गीले कपड़े से पोंछ करके उसके तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास करें। आपके घर में इमरजेंसी में कोई भी बुखार की दवा या टैबलेट उपलब्ध हो, तो उसके वज़न के अनुसार उसकी निर्धारित खुराक दी जा सकती है। 1 से 2 घंटे में ज़्यादातर बच्चों का बुखार सामान्य हो जाता है, और यदि बच्चा बुखार उतरने के बाद सामान्य व्यवहार कर रहा है, ठीक तरह से भोजन ले रहा है, और बच्चों की साँस लेने की दर सामान्य है, तो फिर इसे आप नॉर्मल मान सकते हैं।
और जनरली 1 या 2 दिन में बच्चा सामान्य हो जाता है। लेकिन यदि बच्चों में किसी प्रकार के गंभीर लक्षण हैं, यदि बुखार ठीक होने के बाद भी बच्चा सुस्त है, खाना-पीना यदि उसका बंद है और यदि उल्टियाँ कर रहा है, तो फिर निकट के चिकित्सा से उचित परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। सर जैसा कि बच्चों में गैस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, खासकर जो कुछ स्कूले जाते हैं और जो 1-2 साल के बच्चों में बहुत देखा जाता है, तो इसे कैसे समाधान है सर? क्या समाधान है इसका? बच्चों में गैस की प्रॉब्लम जनरली होती नहीं है, पर यदि उनका खान-पान अनियंत्रित हो और बाहरी वातावरण के जो खाद्य पदार्थ हैं, यदि बहुत सारे मात्रा में खाते हों, तो उनमें डाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे आजकल छोटे बच्चों में भी बाहर की चीज़ों का क्रेज़ ज़्यादा है। वो बिस्किट्स खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से उनके पेट में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है और एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा कुछ कुरकुरे, फ़ास्ट फूड, मोमोज़ या कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स के अलावा कभी मैगी या पास्ता खाने का भी चलन है और बाहर की पार्टीज़ में भी बच्चे लोग कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, चाउमीन, डोसा इस तरह की चीज़ें जो पेट के लिए इन्फेक्शन भी करती हैं और बच्चों में गैस से संबंधित प्रॉब्लम का कारण भी बनती है। ओके। क्या सर 6 मंथ के बच्चों को भी गैस की प्रॉब्लम आती है? नहीं, बहुत छोटे बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, हुँ। पर दूध पीने के बाद यदि बच्चों का पेट थोड़ा-सा फूला-सा लगता है, तो माँ-बाप को ऐसा लगता है कि उन्हें गैस हो रही है। लेकिन ये सामान्य बात है, बच्चे को प्रॉपर बर्प कराया जाए, तो बच्चों को आराम मिलता है। यदि थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उन्हें गुनगुना पानी पिलाने से भी उनको राहत मिल जाती है और यदि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो छोटे सिंपल ड्रॉप होते हैं, साइमेथिकॉन ड्रॉप, उन्हें देने से भी उन्हें राहत मिलती है। क्या सर छोटे बच्चे दूध को पचा पाते हैं? दूध को पचाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया रहती है। छोटे बच्चों में एंजाइम्स होते हैं जो बिल्कुल। मिल्क को डाइजेस्ट करते हैं और ये मिल्क बच्चों की ग्रोथ में बहुत सहायक होता है और माँ की फीडिंग में सभी पौष्टिक तत्व होते हैं जो बच्चे को ग्रोथ प्रदान करते हैं। ओके। सर जैसे कि देखा जाता है कि माँ के दूध में आयरन, प्रोटीन ये सब मात्रा में होता है? बिल्कुल, जो बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होता है, सभी पौष्टिक तत्व माँ के मिल्क में विद्यमान होते हैं और बच्चे के फिज़िकल ग्रोथ के अलावा मेंटल ग्रोथ के लिए भी आवश्यक पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं। ओके। सर क्या अगर अक्सर ऐसा होता है, अगर माँ का दूध अगर नहीं बन पा रहा है, तो बच्चों को सर मिल्क पाउडर पिलाया जाता है और गाय का दूध पिलाया जाता है। तो क्या ऐसा करना सर्वप्रथम चाहिए? ये कहना चाहूँगा कि जो माँ का दूध है वो सर्वोत्तम पोषक आहार है और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तुरंत जन्म के बाद माँ का फीडिंग कराना चाहिए। सिज़ेरियन बच्चों में भी आवश्यक है कि आधा घंटे से 3 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि जो शुरुआती दूध होता है, जिसमें कोलेस्ट्रम होता है, जिसमें पर्याप्त तो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स और पौष्टिक तत्व होते हैं, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। और ये माँ का जो दूध है, वो 6 महीने से लेकर के 1 से डेढ़ साल की उम्र तक एक्सक्लूसिव चलना चाहिए और 6 महीने के बाद में बच्चे को कुछ ऊपरी आहार देने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है और किसी दूध की आवश्यकता नहीं होती है। सर ये अक्सर नहीं बनने का कारण क्या है, माँ का दूध? अक्सर ऐसा होता है यदि कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो तो जिस वजह से मदर का मिल्क इनसफिशिएंट बनता है या कभी ऐसा होता है कि बच्चा जन्म के बाद माँ से सेपरेट हो जाए, कभी किसी वजह से बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट कराना पड़े या बिल्कुल, बच्चा बहुत प्रीटर्म है और माँ का दूध सक नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल, तो बच्चे की माँ में मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन यदि उसे प्रॉपर ट्रेन किया जाए, बच्चे को बार-बार सकिंग कराया जाए, बच्चे की माँ का आहार पौष्टिक रखा जाए, उन्हें पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन, प्रोटीन और उचित पोषण दिया जाए और प्रॉपर पोजीशन से बच्चे और माँ को सपोर्ट किया जाए, तो बिल्कुल, धीरे-धीरे माँ को मिल्क आना लगता है। ये एक सकिलिंग रिफ्लेक्स होता है, इसमें हार्मोन्स जनरेट होते हैं बच्चे के सक करने से और मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ओके, इसलिए माँ को भी कोशिश करते रहना चाहिए कि जब बच्चा भूखा रहे, तो अधिक से अधिक मात्रा में उसे प्रयास करें कि माँ के दूध से उसका पेट भरा जाए। बिल्कुल। सर क्या अगर बच्चा भूखा है, तो क्या उसका रोने का कारण वही होता है या फिर कुछ और भी? अक्सर यही होता है कि बच्चा यदि रो रहा है, तो हुँ, हुँ। सबसे पहले उसे मिल्क ऑफ़र किया जाए। यदि बच्चा दूध पीने के बाद शांत हो जाता है, तो भूख की वजह से रो रहा होगा। अदरवाइज़ या तो बच्चे को कभी पेट में कुछ ऐसा मरोड़ आती हो या फिर हुँ, गीला होने की वजह से या फिर कुछ तकलीफ़ होने, बुखार होने की वजह से भी बच्चे अक्सर रोते। ओके। सर क्या ये जो मिल्क पाउडर जैसे मिलते हैं हर जगह तो ये क्या सही होते हैं बच्चों के लिए?
जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया है कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है और बिल्कुल, इसे अधिक से अधिक समय तक बच्चे को पिलाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, कभी किसी अवस्था से ऐसा होता है कि बिल्कुल। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है इनसफिशिएंट मिल्क की वजह से, तो बच्चे को मिल्क पाउडर दिया जा सकता है। हुँ, और इस कंडीशन में आपको कुछ विशेष ध्यान रखना होता है कि बच्चे को बॉटल से फीडिंग नहीं कराना चाहिए। जो पानी मिल्क पाउडर को बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो प्रॉपर स्टेरलाइज़ होना चाहिए, अच्छी तरह से उबाल करके, ठंडा करके उसे स्टील के चम्मच और कटोरी से बच्चे को पिलाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कभी भी बॉटल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि खाना-पीना बहुत कम खाते हैं। मतलब छोटे बच्चे अब 1 साल के हो गए, नफ़रत करने लगते हैं खाना-पीने से। तो ऐसे स्थिति माता-पिता को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किसी और दूसरे माध्यम से अपनी डाइट को पूरा तो नहीं कर रहा है, ओके, क्योंकि भूख एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, बिल्कुल, जो भी जन्म लेता है और उसका भूख लगना एक नॉर्मल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो घर के वातावरण में उपलब्ध खाद्य पदार्थ हैं, वो बच्चे को प्रोवाइड किए जाएँ। बिल्कुल, भोजन में पर्याप्त मात्रा में दाल, चावल, सब्ज़ी और मिनरल्स की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और बच्चों को जो बाहरी वातावरण का जो प्रभाव है, जैसे फ़ास्ट फ़ूड है, दुकान के नमकीन है, बिस्किट है, टोस्ट है, कुरकुरे हैं, मैगी है, इस तरह की चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है। क्योंकि ये बिल्कुल, पौष्टिक आहार नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल, और एक बार जब बच्चों को इन सब चीज़ों की आदत लग जाती है, तो वे घर के भोजन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो घर के भोजन में जो चीज़ें अच्छी हैं, हेल्दी हैं, वो बच्चों में प्रमोट की जाए, उन्हें रुचिकर बनाया जाए, उनको प्रेज़ेंट इस तरह से किया जाए कि बच्चों को ये आभास हो कि ये हमारे लिए सबसे अच्छे हैं, सबसे हेल्दी हैं। और इनको समय-समय पर जैसे पनीर खिलाया जाए, बच्चों को मूँग दाल बिल्कुल, से बने चीले खिलाए जाएँ, कुछ हेल्दी ढोकला बना कर के दे सकते हैं, गुड़ मूँगफली से बनी मिठाई दे सकते हैं, बिल्कुल। भोजन में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में फ्रूट्स लेकर के कस्टर्ड बना सकते हैं। तो ये सब जो पौष्टिक तत्व हैं, घर में उपलब्ध रहते हैं। बच्चों को उनको इंटरेस्ट डेवलप करना होता है और माता-पिता को भी ध्यान देना होता है कि ये चीज़ें बच्चों को समय-समय पर प्रोवाइड कराई जाएँ, जिससे बच्चे लोग बाहरी जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके सेवन से बचें और उनके आकर्षण से बचें। सर क्या बच्चों को मीठा देना चाहिए? क्योंकि शुगर उनको मीठा ज़्यादा मीठा देने से शुगर भी हो जाएगा। एक तो उनको भूख भी कम लगेगी मीठा होने से। क्या ये देना चाहिए? मीठा बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, हुँ, हुँ। क्योंकि मीठा देने से दाँतों में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम ओके। होती है। मीठापन खाने की जो डिमांड है, भूख है, उसको कम हुँ, कर देता है। बिल्कुल, तो बच्चों में नेचुरल जो स्वीटनेस है, जैसे जो फलों का जो मिठास है, वो बिल्कुल, उस रूप में बच्चों को मीठापन देना चाहिए। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स का जो मिठास है, बिल्कुल। अंजीर में, किशमिश में या खारिक में, उस तरह का मीठापन बच्चों को शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम थोड़ा बहुत गुड़ बच्चों की डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो कि आयरन का भी सोर्स है और बच्चों को मीठापन के लिए बच्चों को दिया जा सकता है। सर अगर किसी भी बच्चे का अगर डाइट प्लान बनाना हो, तो वो क्या सही है? सर्वप्रथम तो मैं, जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की, कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। जन्म बिल्कुल, के बाद से लगभग 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड रखना चाहिए। इसके बाद जब बच्चा 5 से 6 महीने का हो जाता है और बच्चे को ऊपरी आहार शुरू करना चाहिए। और बिल्कुल, इसके अतिरिक्त माँ का जो फीडिंग है, वो कंटिन्यू रख कर के लिक्विड से शुरुआत करें। जैसे दाल का पानी, थोड़ा पतला खिचड़ी, कुछ फलों का रस, सूप वगैरह से स्टार्ट करें। और जैसे-जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, उसे ऊपरी आहार के अलावा ठोस आहार देना शुरू करें। जैसे पतला दाल-चावल मसल करके, पका भात और फलों के रूप में बच्चे को केला और आम और पपीता वगैरह भी एडवाइस कर सकते हैं। जैसे-जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, भोजन में मसली हुई रोटी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, पौष्टिकता बढ़ाने के लिए आप उसमें थोड़ी सब्जियाँ या वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा बच्चों में घी, मक्खन, दही, इस तरह का आहार बच्चों की डाइट में शामिल करते हैं। जैसे-जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं कि वह स्वयं अपने हाथों से आहार खाएँ। भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम पर्याप्त मात्रा में उन्हें प्रोटीन एडवाइस करते हैं। जैसे चावल और दाल अधिक मात्रा में देने की कोशिश करना चाहिए, रोटी को मसल करके देना सर ये चाहिए। कितने साल के बच्चों के लिए? ये 7 महीने से लेकर के 12 महीने के बाद बच्चों में ठोस आहार देना शुरू करना चाहिए और धीरे-धीरे उनकी मात्रा
उनकी उम्र के साथ बढ़ाना है। लेकिन सर बच्चे 6 मंथ तक के तो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही लिए, हाँ। लेकिन उसके बाद से ये ठोस पदार्थ अगर ले रहे हैं वो, जैसे रोटी का टुकड़े हो गए, चावल के हो गए, तो ये कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे बच्चे? ये बहुत कम मात्रा में शुरुआत करते हैं। जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है, तो उन्हें बहुत मसल करके बहुत बारीक मात्रा में लिक्विड आहार से शुरुआत करते हैं। फिर जब 10 महीने का, 9 महीने का बच्चा हो जाता है, तब उसे इस आहार को मसल करके देना होता है। भोजन में जो विद्यमान तत्व होते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए शरीर में आवश्यक एंजाइम होते हैं, बिल्कुल। जो उन्हें पचा करके बच्चे की ग्रोथ में सहायक होते हैं। सर कितने केजी के बच्चे को हेल्थी माना जाता है? बच्चों की उम्र के हिसाब से उनका वेट निर्धारित होता है। अलग-अलग उम्र में वेट होता है। जैसे जन्म के समय बच्चा 3 किलो का होता है, लगभग बिल्कुल। 5-6 महीने के आसपास उसका वज़न 6 केजी होता है। 1 बिल्कुल। साल के बच्चे का औसत वज़न लगभग 10 किलो होता है और ऐसी उम्र के अनुसार उनका अलग-अलग वेट होता है। यदि उनका एक स्टैंडर्ड वेट से यदि वेट कम पाया जाता है, तो उसे बिल्कुल। अंडरवेट माना जाता है और यदि उसका वेट अधिक होता है, तो इसे ओवरवेट माना जाता जैसे है। कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि जस्ट पैदा ही होते हैं या फिर 1 मंथ भी होता है, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका कारण क्या है? बहुत सारी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कभी-कभी बच्चे ओवरवेट होते हैं। यदि माँ को कुछ बीमारी हो तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है। जैसे बिल्कुल। डायबिटिक मदर होती है तो ऐसे बच्चों उनके जो बच्चे होते हैं ओवरवेट होते हैं। पॉलीहाइड्रोमनियस कंडीशन हो या कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जिसमें माँ ने कुछ एक्सेसिव हार्मोन का सिक्रेशन हो जाए तो बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी मेडिकल कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें बच्चों का वेट बहुत कम होता है। यदि माँ का न्यूट्रिशन पुअर हो या फिर मदर में 2 बच्चों के बीच में स्पेसिंग कम हो, तो बच्चे अंडरवेट होते हैं। माँ ओके। को यदि कुछ बीमारी हो, जैसे हाइपरटेंशन हो या खून की कमी हो। सर इससे प्रभाव पड़ता है बच्चे पे? बिल्कुल, यदि बहुत माँ का न्यूट्रिशन यदि पुअर है या माँ को कोई मेडिकल कंडीशन है, ओके। तो गर्भावस्था के दौरान बच्चे का डेवलपमेंट अफ़ेक्ट होता है बिल्कुल। और ऐसे बच्चे अंडरवेट होते हैं या समय से पूर्व डिलीवरी होने के कारण बिल्कुल। उनका मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट पुअर होता है और ऐसे बच्चों को एनआईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता होती है, जिनसे उनका मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है। क्या ये बच्चा जो रहता है, ऐसे बच्चे जो रहते हैं, तो क्या लॉन्ग टर्म में भी इनको दिक्कत जाती है? शुरुआती तौर पर जो बच्चे जन्म के समय कमज़ोर रहते हैं, बिल्कुल। उन्हें बहुत केयर की आवश्यकता होती है क्योंकि ये इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से उनका ग्रोथ थोड़ा-सा प्रभावित होता है और ऐसे बच्चों को बाहरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे जो जन्म के समय कमज़ोर बच्चे हैं, उन्हें रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक होती है। पेट में डाइजेशन वीक होने की वजह से दस्त होने की संभावना रहती है। उनका फिज़िकल ग्रोथ अफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल। वे अंडरवेट रहते हैं। तो उनका भविष्य में भी ग्रोथ थोड़ा-सा पुअर रहता है। तो ऐसे बच्चों को सीरियल फ़ॉलो-अप रख कर के उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी जाती है और उनके ग्रोथ के लिए सभी जो पौष्टिक तत्व हैं, उन्हें प्रदान करने के साथ में उनका वेट और ग्रोथ का विकास किया जा सकता है। सर अगर कोई बच्चा है, अब उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सब सर्वप्रथम हमारी जब उसकी डाइट होती है, सबसे विशेष ध्यान उसमें देना होता है बिल्कुल। और उन्हें एक प्रॉपर बैलेंस्ड हेल्दी डाइट हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। बच्चों का पोषण अच्छा रहे इसलिए माता-पिता को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चा बाहरी खाद्य पदार्थ के सेवन से बचे। उसे फ़ास्ट फूड, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम इन सब चीज़ के सेवन से दूर रखना चाहिए। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स की आवश्यकता मिलती रहे, इस बात का ध्यान बिल्कुल। रखना चाहिए। उन्हें दाल, चावल, सब्जियों की भरपूर मात्रा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोवाइड करना चाहिए और जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं जैसे पपीता, आम, कैरट्स, ये सब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों को डाइट में शामिल करना बिल्कुल। चाहिए। इसके अतिरिक्त पनीर है, फैट का अच्छा सोर्स होता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। बटर बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं और बादाम, अखरोट इस तरह की चीज़ों को डाइट में शामिल करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ, हाइड्रेशन अच्छा बिल्कुल। रखें। अधिक मात्रा में फ़ास्ट फूड का सेवन बंद करें। प्रॉपर नींद लें। बच्चों को स्लीप यदि एडेक्वेट मिल रही है तो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। बिल्कुल। बच्चों को वैक्सीनेशन टाइम टाइम पर कराएँ। बिल्कुल। ये सब कारण हैं जो बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के सहायक हो सकते हैं। सर, सर जैसे कि अभी ठंडी का समय है,
तो छोटे बच्चों को सर बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है सर बड़ों के मुताबिक, उन्हें बहुत जल्दी बीमार होने के चांसेस भी रहते हैं उन्हें, तो सर उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? मौसम के अनुसार बच्चों को आवश्यक गर्म कपड़े पहनाना चाहिए। जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जिन्हें अक्सर हाइपोथर्मिया की शिकायत होती है, उन्हें प्रॉपर वार्म कपड़े पहनाएँ। उन्हें समय-समय पर तेल की मालिश करें, उनकी सिकाई कर सकते हैं और गर्म कपड़े पैरों को अच्छे से ढक कर के रखें। कवर करके हुए सर के हिस्से को बंद करके रखें और रात के समय भी आवश्यक गर्म कपड़े पहनाएँ ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। और जो ठंड होता है, अक्सर बच्चों में बीमारी का कारण बनता है। तो बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और विभिन्न बिल्कुल। प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। सर जैसे कि आपने मालिश की बात की, तो सर बच्चों को मालिश कैसे करनी चाहिए और कौन-सा तेल यूज़ करना चाहिए? मालिश करने के लिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो मसाज हो, बहुत अफ़ेक्शनेट तरीके से की जाए, जिसमें वात्सल्य भाव हो और बच्चा इसको एन्जॉय करे। बिल्कुल। बहुत अधिक ताकत लगाते हुए या ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे बच्चे को कष्ट हो, जिसे जेंटल मसाज कहते हैं। अक्सर माँ को ही ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को माँ मालिश करे या उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हों, वो मालिश करें, ताकि जो बच्चों को और माता-पिता का जो जो अटैचमेंट है, वो और अधिक डेवलप होता है और एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, जिससे बच्चे का विकास भी होता है और माँ और बच्चे का अफ़ेक्शन भी बढ़ता है। क्या सर बच्चों को मालिश करने से बच्चे मजबूत होते हैं उससे? बिल्कुल, बच्चे को हाथ-पैरों में जो दर्द होता है, उससे आराम मिलता है, बच्चे थक जाते हैं रोते-रोते। बिल्कुल। उनकी मालिश करने से उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, स्टिमुलेशन मिलने से बच्चे को गर्माहट मिलती है और बच्चों का जो थकान है, वो भी दूर हो जाती है और ग्रोथ होने के साथ उन्हें गर्माहट मिलती है और मालिश करने से माँ और बच्चे का जो संबंध है, वो और मजबूत होता है। ओके। सर इसी में मैं पूछना चाहूँगा तेल के बारे में जैसे पहले सर पहले के सभी बच्चों को शायद मुझे भी सर सरसों के तेल से किया गया मालिश। लेकिन सर अभी मार्केट में अलग-अलग आ गए। चाहे हिमालय का हो, गोदरेज का हो, मामाअर्थ का हो, सर अलग-अलग वैरायटी आ गई है। तो इस तरह क्या सही है ये तेल? सभी तेल सुरक्षित होते हैं यदि वो किसी प्रकार की एलर्जी ना करें। ओके। सामान्य तौर पर हमारे यहाँ नारियल तेल या सरसों तेल अवेलेबल बिल्कुल। होता है। यदि आप बच्चों को लगा रहे हैं और किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, रेडनेस नहीं होता है, तो आप इन्हीं तेल को आप उपयोग कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चों में नारियल तेल वेल एक्सेप्टेड है और बच्चे को किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है और इसी किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है। देखिए सर छोटे बच्चों को सरसों का तेल हो गया, बाहर के जो भी तेल होते हैं, कान में, नाक में और आँख में भी सर डाला जाता है। तो ये क्या सही है? नहीं, किसी भी प्रकार का तेल शरीर के अंदरूनी हिस्सों में नहीं डालना चाहिए, विशेष तौर पर आँख में, नाक में और कान में किसी प्रकार का तेल नहीं डालना चाहिए, ये हानिकारक है, बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। ओके। सर क्या बच्चों को काजल भी लगाया जाता है आँख में, ठीक है? और तेल भी लगाया जाता है आँखी में ज़्यादातर, तो क्या लगाना सही है? काजल सही होता है? नहीं, आँखों को एक डेलिकेट हिस्सा होता है, उसे साफ-सफाई करके आप उसे सुरक्षित रखें। काजल से किसी बच्चे को एलर्जी हो सकती है और कभी-कभी जो गलत तरीके से बनाया गया काजल होता है, वो उसकी रोशनी को भी प्रभावित कर सकता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन का भी कारण हो सकता है। सर काजल के साथ में घी भी लगाया जाता है। घी लगाना बहुत आवश्यक नहीं है, पर मालिश के रूप में कभी उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं उसको आँखों में या नोज़ में, उसे कान में डालने की आवश्यकता नहीं है। सर अभी कुछ समय पहले देखा जाता है एक मेंटालिटी सेट हो गई थी, बच्चों की ग्रोथ और इम्यूनिटी को लेकर। पहले सर जो पैकेट में आते हैं हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, तो क्या सर इससे सही में बच्चों की ग्रोथ होती है? बहुत आवश्यक नहीं है कि इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से ही ग्रोथ हो, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसे प्रोटीन अवेलेबल होते हैं जो इनसे अधिक प्रभावी होते हैं। जैसे आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर में सोयाबीन, मक्का होता है, जो प्रोटीन का भरपूर सोर्स होता है, मूँगफली है, बादाम है, पनीर है, इस तरह की चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं। आप इन सब चीज़ों का उपयोग करके अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का समावेश कर सकते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल प्रोटीन है, सिर्फ़ स्वाद में वृद्धि कर सकते हैं, ओके। पर पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व विद्यमान हों, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन सर उसमें शुगर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, इफ़ेक्ट बिल्कुल, पड़ता है सर बच्चों को। ये सब प्रोटीन पाउडर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जो घर में विद्यमान खाद्य पदार्थ हैं, प्रोटीन की मात्रा उसमें प्रचुर होती है। अपनी डाइट में अधिक से अधिक मात्रा में मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, एग और पनीर का इस्तेमाल करें, तो आपको इन सब प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं होगी। क्या सर छोटे बच्चों को ज़्यादा अगर एक्टिविटी करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो इससे कोई नुकसान होता है? फिज़िकल एक्टिविटी बच्चे करते ही हैं, उनकी उम्र के अनुसार ये देखना होता है कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। बहुत छोटा बच्चा है तो उन्हें सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए। बिल्कुल। थोड़े बड़े बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रमोट करना चाहिए
और उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन रखना चाहिए कि यदि बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसके कारण कभी उसके शरीर में हाइड्रेशन की कमी ना हो, शुगर लेवल लो ना हो, और प्रॉपर उसका डाइट रखना चाहिए ताकि उसके कारण एक आउटडोर एक्टिविटी के कारण कहीं उसको चक्कर या बेहोशी जैसी लक्षण ना आ जाए। तो बिल्कुल। बच्चे को खेल-कूद में प्रमोट करें, उनके खान-पान का ध्यान रखें, उनका पोषण अच्छा रखें, उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन दें, क्योंकि पढ़ाई के साथ में फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत आवश्यक है। उनका कॉन्फिडेंस आता है, उनका फिज़िकल ग्रोथ अच्छा होने से उनमें बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती हैं। ओके। सर जैसे कि आजकल ऐसे बच्चे भी हैं जो कि जन्म से ही उनको कई बीमारियाँ रहती है। वो बीमारी आती कहाँ से है और उसे कैसे समाधान है सर? क्या समाधान है इसका? कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जब बच्चा माता के गर्भ में बच्चा आता है, तो वो जेनेटिक लेवल से ही बच्चों के शरीर में आ जाती है, जिनका पता या तो एडवांस टेस्ट के माध्यम से पहले ही पता लगा जा सकता है या फिर कभी-कभी ये चीज़ें जन्म के बाद पता चलती हैं। हुँ, तो ये माता और पिता के कारण ऐसा जेनेटिक चेंजेज़ आ जाते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, और इन्हें जेनेटिक टेस्ट के माध्यम से कभी-कभी कंसीव करने के पहले ही पता लगाया जा सकता है। उसके लिए कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम नामक एक बीमारी होती बिल्कुल है, सर। जिसको माता के गर्भ से ही पहचाना जा सकता है। इसमें बच्चों का माँ का सैंपल 20 हफ्ते के पहले सीवीएस सैंपल होता है, जिसको टेस्ट के माध्यम से कुछ विकृति का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी होती है, फीटल स्कैन होता है, जिसमें गर्भ में होने वाले यदि बच्चों में कुछ हार्ट डिजीज़ है उसका पता लगाया जा सकता है। तो कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, जिसके माध्यम से बच्चे को यदि कुछ विकृति है तो उसका पता शुरुआती दौर में पता चला बेबी चला जा होने सक से पहले पता लगाया जा सकता है ये? ये बेबी होने के समय पता लगता है, और कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो आगे होने वाले बच्चे से प्रिवेंशन के लिए शुरुआती दौर में किए जाते हैं, ताकि ओके, उसका निदान समय आने पर कर सकें। स लेकिन जो बच्चा जिन्हें विकृति है, उसको यदि 2 ढाई महीने की उम्र में यदि पता लगा लिया जाए, हुँ, तो ऐसी स्थिति में यदि अबॉर्शन की आवश्यकता हो, तो समय रहते ऐसे बच्चों को अबॉर्ट किया जा सकता है, यदि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम निकल रही है, जिनसे उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, और उनके जो मेंटल प्रॉब्लम आ सकती है, भविष्य में बिल्कुल। फिज़िकल प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक पेरेंट की काउंसलिंग के बाद में इसका निदान किया जा सकता है। सर कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि जन्म से ही या तो अपंग रहते हैं, तो उनके पैर थोड़े-से आड़े-तिरछे रहते हैं या पैर हाथ कुछ रहते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है सर? ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जो जैसे कि? गुणसूत्र होते हैं, उनमें यदि विकृति हो जाए, तो उससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। और कभी-कभी कुछ ऐसे ऑर्थोपेडिक कंडीशन होती है, जैसे एक सीटीईवी कंडीशन होती है, जिसमें पैरों में तिरछापन होता है। ये अ, विकास की अवस्था होती है। जो बच्चे का शरीर बनता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड संरचना होती है। या कोई जो उनकी माता रहती है उनकी वजह से तो नहीं होता? नहीं, नहीं, माँ-बाप की वजह इसमें से कुछ? माता का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन ये माता और पिता के संयोजन से जो गुणसूत्र होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बनता है, और बिल्कुल, बच्चों में जेनेटिक्स के माध्यम से वो कैरेक्टर माता और पिता के बच्चे में आते हैं। कभी कुछ दोष जो आते हैं, वो जेनेटिक हो सकते हैं, यदि पेरेंट्स में किसी को यदि हिस्ट्री है कि वहाँ पर कोई विकृति हुई है, बिल्कुल। तो वैसी आगे आने वाली संतति में ऐसा प्रभाव आता है। कभी-कभी अल्कोहल लेने से या स्मोकिंग करने से या कोई मेडिकेशन लेने से भी इस प्रकार के जेनेटिक चेंजेस बच्चों में आ जाते हैं। यदि माँ या पिता ज़्यादा इस तरह का सेवन करते हैं, कोई दवा का उपयोग कर रहे हैं, या किसी हार्मोन्स की कमी हो जाए, तो कभी-कभी ये बच्चों में ऐसे फिज़िकल या जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, अगर वो स्मोकिंग करती है, दारू पीती है, अल्कोहल का यूज़ करती है, तो उससे कोई बच्चों को दिक्कत होंगी फिर? बिल्कुल, इससे बच्चों की ग्रोथ भी प्रभावित होती है, बच्चों का जो मेंटल फिज़िकल डेवलपमेंट प्रभावित होता है, और ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, समय से पूर्व पैदा हो सकता है, जिसमें अनेक प्रकार के इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं इसको। सर, मैं इसी में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहले बोला जाता था कि अगर कोई टीवी में कोई देख रही है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, तो टीवी में कोई मतलब डेंजर या एक्शन वाला देख रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि बच्चा भी मतलब उसी की तरह बनेगा। चोर-वारा देख रहे हैं, तो चोर ही बनेगा। तो ये सब है सर? मिथ है ये बहुत बड़ा ये भी? नहीं, इस सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है यदि हाँ, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्कुल। तो माता को हुँ, विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि जो उसका भोजन है, जो उसका परिवेश है, वो
धार्मिक वातावरण हो या फिर एक सामान्य परिस्थिति के अनुसार हो, ताकि बहुत ज़्यादा उसमें किसी प्रकार का कोलाहल वाले वातावरण में ना हो। बिल्कुल। बच्चों का जो डेवलपमेंट है होता है, वो माता की सोच से प्रभावित होता है। तो उन्हें शांत वातावरण में रहना चाहिए, अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, खान-पान नियंत्रित होना चाहिए और ऐसी वातावरण में रहना चाहिए जिससे बच्चों को अच्छी बातें सीखने का अवसर मिले। ओके। महाभारत में भी जो प्रसंग था कि जैसे अभिमन्यु जो गर्भ में सीखा था, वो बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। साक्षात उदाहरण है कि उसको प्रभाव जो पड़ा था, वो गर्भ कहीं न से ही कहीं मिला गर्व था, से जो किया, शिक्षा हुई बिल्कुल। थी। तो माता ने जो शिक्षा ग्रहण की या माता का वातावरण जो गर्भ के समय मिलता है, उससे बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित होता है। यदि आप ज़्यादा शोर-शराबा, वॉयलेंस का देखेंगे तो उससे बच्चे को भी डेवलपमेंट में उसी तरह की हरकतें डेवलप होती हैं और अच्छे वातावरण से रखेंगे तो बच्चों में भी अच्छे इसमें घर का संस्कार माहौल होंगे। भी सर डिपेंड करता है? बिल्कुल, इसके लिए सभी लोग को सहयोग करना चाहिए और बिल्कुल। इसमें माता-पिता और उनके जो सहयोगी हैं, सभी लोग को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे बच्चों के संस्कार अच्छे हों और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार गर्भाधान संस्कार भी होता है, बिल्कुल। जिसमें इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि माँ को ऐसा परिवेश मिले, जिसमें बच्चों के डेवलपमेंट के लिए सभी चीज़ें सहायक हों। ओके सर। सर अक्सर देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहते हैं, वो बहुत केयरफुली रहते हैं। लेकिन कई ऐसे रहते हैं, मैंने एक रील भी देखा था, वीडियोज़ भी देखा था, वो अपना लिफ्टिंग करते हैं। मतलब जिम भी जाते हैं, वॉक भी कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन कई लेडीज़ रहते हैं जो कि घर पे ही आराम करते हैं। सर ये इसमें क्या सच्चाई है? प्रेग्नेंट लेडी को बहुत केयरफुली रखना चाहिए। उनका भोजन, उनका आहार के अलावा जो उनकी लाइफ़स्टाइल है वो ऐसी होना चाहिए जिससे उनके बच्चों को ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। शुरुआती तौर पर जब बच्चा फर्स्ट मंथ से लेकर के 3 मंथ तक जो समय रहता है, उसमें बहुत केयर करने की आवश्यकता होती है और इसके अलावा जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है 7 मंथ से 9 मंथ का, उसमें भी बहुत केयर करने की आवश्यकता होती है। तो इस दौरान बहुत अधिक फिज़िकल एक्टिविटी अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन रखना होता है। इसके अलावा कुछ हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें, कुछ हेल्दी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं जिसमें बच्चा बिल्कुल। ज़्यादा प्रभावित ना हो। पर ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने से या ओवरवेट लेने से बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या कभी-कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है या एबॉर्शन होने का खतरा होता है। इसलिए ये डॉक्टर के परामर्श पर ही करना चाहिए ताकि जो एक्टिविटी है, यदि बहुत अधिक एक्टिविटी करेंगे तो उससे बच्चे पर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और समय से पूर्व यदि डिलीवरी हो गई तो बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है और उससे फिर असमय होने के कारण बच्चे को फिर एडमिट करने की आवश्यकता हो सकती है। ओके। सर ऐसा कोई केस है आपके पास में आया इस तरह से? अक्सर ऐसा होता है यदि माता अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक ना हो और बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हों या कुछ वर्किंग वाइफ़ हुँ। होती हैं जो समय पर आराम नहीं कर पाती हैं या जॉब के कारण स्ट्रेस लेती हैं, तो उन्हें बच्चे पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने बताया कि जिम में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, बिल्कुल सर। उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ओवर वेट लिफ्टिंग करना या बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना बिल्कुल। वो बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सर जैसे कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म से ही जिनको खून की कमी रहती है और कुछ मंथ के बाद में भी खून की कमी देखने को मिलती है, तो उन्हें सर बीट जो होती है उसका जूस पिलाया जाता है, जिसे सर चुकंदर बोला जाता है। तो क्या उससे खून सही में बढ़ता है? ये भी एक सब्जी का एक प्रकार है बीट जो कि आवश्यक पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं, उसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो बिल्कुल। बीट लेने से निश्चित तौर पर कुछ बच्चों को फ़ायदा होता है और उन्हें जिन बच्चों को खून की कमी है, उन्हें बीट लेना चाहिए। इसके अलावा हरी सब्जियाँ पौष्टिक मात्रा में जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में रहता है, जैसे पालक है, सभी ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स लेना चाहिए बिल्कुल। और अनार और चुकंदर के अलावा किशमिश, अंजीर इन सब चीज़ों में भी पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। इन सब चीज़ों को डाइट में शामिल करना होता ओके। है। सर अक्सर ये खून की कमी बच्चों को होती क्यों है? खून की कमी होने के बहुत कारण होते हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ को खून की कमी रही हो, यदि बिल्कुल। माँ अर्ली एज में उसकी मैरिज हो जाए या बच्चों में स्पेसिंग ना हो और उसका जो केयर माँ का प्रॉपर नहीं किया गया हो, बिल्कुल। यदि खून की कमी माँ में है, तो उसको बच्चों में भी इस तरह के लक्षण होते हैं कि बच्चों में खून की कमी हो जाती है। ओके। सर इसी में एक बीमारी होती है जिसे सिकल्स एनीमिया कहा जाता है। तो इसका सर कारण क्या है ये बीमारी होने का?
अधिकतर बहुत ज़्यादा हो रही है सर अभी तो। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो माता-पिता से बच्चों में ट्रांसमिट होती है और इसमें 2 प्रकार के सिकल होते हैं, सिंगल सेल जिसे ट्रेट कहा जाता है और डबल सेल जिसे सिकल सेल डिसीज़ कहा जाता है। ओके। ये भारत में कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है और अक्सर देखा जाता है कि माता या पिता से यदि दोनों को यदि सिकल है, तो उनसे होने वाले बच्चों को भी सिकल बीमारी हो सकती है। तो इसका प्रभावी तरीका यही होता है कि जिन बच्चों को सिकल की बीमारी है, हुँ, ऐसे बच्चों का प्रॉपर टेस्ट किया जाए, अर्ली स्क्रीनिंग किया जाए। यदि उनको खून की कमी है, तो एक सिकलिंग की संभावना से उनको इनकार नहीं किया जा सकता है बिल्कुल। और सिकल यदि सिंगल सेल का है, तो उसमें लक्षण थोड़े हल्के होते हैं। उन्हें हल्का हाथ-पैर में दर्द और बुखार के लक्षण होते हैं। कभी-कभी खून की कमी होती है, तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया जाता है। लेकिन जो डबल सेल सिकल होते हैं, उनको अक्सर खून की कमी होती है, वे ज़्यादा उनकी ग्रोथ अफ़ेक्ट होती है, उनमें इन्फेक्शियस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और बार-बार ब्लड लगने से बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और ऐसे बच्चे की आयु भी कम होती है। तो ऐसे बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन रखना चाहिए। फ़ोलिक एसिड या हाइड्रॉक्सी यूरिया इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो बीमारी को बचाने में सहायक होती हैं। इनको प्रचुर मात्रा में देना चाहिए और इन्हें समय-समय पर हीमोग्लोबिन टेस्ट करके यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया जाता है और इन्हें रोकने का एक प्रभावी तरीका ये हो सकता है कि यदि कोई बच्चा सिकल से प्रभावित है, हुँ, तो उनको छुपाए ना। जब इन ओके। बच्चों की बड़े होने पर शादी होती है, तो ऐसे व्यक्ति से शादी होना चाहिए जिन्हें सिकल नहीं है। नहीं तो यदि सिकल एक बच्चा है, जेनेटिक दूसरा चलता बच्चा रहेगा मतलब। सिकल है, तो उनके होने वाले बच्चों में भी ये सिकल बीमारी हो सकती है। तो इनके लिए जेनेटिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए और बच्चों के अलावा पेरेंट्स को भी स्क्रीनिंग करना चाहिए ताकि इस बीमारी को समाप्त करने के लिए शादी के समय भी नॉर्मल व्यक्ति से सिकल की शादी हो ताकि उनके होने वाले बच्चे इस बीमारी से ग्रसित ना हों। सर ये कितने साल के बच्चों को भी हो सकता है ये? ये यदि माता-पिता सिकल से प्रभावित हैं, तो बच्चों में जन्म के बाद इस तरह के लक्षण डेवलप हो सकते हैं। जन्म के बाद ही? हाँ, 6 महीने से 1 साल के बीच में इसके लक्षण बच्चों में आने लगते हैं और यदि बच्चा सिकल से प्रभावित है, तो उन्हें खून की कमी, बच्चों में कमज़ोरी, ग्रोथ रिटार्डेशन, रिकरेंट इन्फेक्शन इस तरह के लक्षण मिलते हैं। क्या सर वो बच्चा फिर ज़्यादा एक्टिविटी कर पाता है? यदि खून की कमी रहेगी तो उसका परफॉर्मेंस कमज़ोर होता है, उसका ग्रोथ अफ़ेक्ट होता है और बीमारी बार-बार होने की वजह से उसकी सारी एक्टिविटी प्रभावित होती हैं। बार-बार अस्पताल जाने से माता-पिता का आर्थिक क्षति भी होती है बिल्कुल, और बच्चों की ग्रोथ प्रभावित होती है, उसका परफॉर्मेंस भी अफ़ेक्ट होता है। ओके। सर जैसे बार-बार उसे खून खून का उसे बदला जाता है ना? तो बार-बार खून बदलने से सर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है फिर लॉन्ग टर्म में? बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, यदि हीमोग्लोबिन उसका 7 या 8 ग्राम से नीचे है, तो उन्हें ब्लड चढ़ाया जाता है, जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। और इस तरह से ब्लड की यदि मात्रा उनका 10 ग्राम तक रहेगा, तो उनकी ग्रोथ अफ़ेक्ट नहीं होती है। लेकिन यदि ब्लड बार-बार चढ़ेगा, तो इसके भी कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बच्चों में जैसे आयरन कि? का लेवल बढ़ जाता है और बच्चों के जॉइंट्स में कुछ कलेक्शन हो जाता है, जिससे बाद में आर्थराइटिस या ग्रोथ में थोड़ा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बार-बार बिल्कुल, ब्लड लगने से ब्लड के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी बच्चों में देखा जाता है। आजकल इसके लिए एक नया ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता ओके। है। उसमें बहुत सारे सेंटर्स ऐसे अवेलेबल हैं, जो कि बच्चों के बोन मैरो को नए बोन मैरो से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे इस बीमारी को जड़ से भी ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन एक चैलेंज इस बीमारी के लिए ये होता है कि उस बच्चे को जो प्रभावित है, उसके सिबलिंग का ही बोन मैरो लिया जाता है। ओके, यदि उसका सिबलिंग नॉर्मल हो, तो उसका बोन मैरो निकाल कर के जो बीमार व्यक्ति है, बीमार बच्चा है, उसके शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है और उससे उसका जो बोन मैरो है, वो रिप्लेस हो जाता है और वो स्वस्थ जीवन जी सकता है। ये जो फैसिलिटी है, पहले कुछ ही शहरों में बॉम्बे, दिल्ली जैसे शहरों हुँ, में अवेलेबल थी। आजकल ये जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में, रायपुर में और हमारे जो सेंटर्स हैं एम्स में अवेलेबल हैं और काफ़ी कम खर्चे में इस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इस तरह की बीमारी को जड़ से खत्म करने में सहायक है। सर जैसे कि ये जो सिकल्स एनीमिया बीमारी है, इसका एक मैं उदाहरण देगा हूँ। सर वो दोनों बच्चे जुड़वा हैं,
मतलब 1 सेकंड का लगभग फ़र्क है। तो ना लड़के को हुआ है सर, लेकिन लड़की को नहीं हुआ। ऐसा क्यों सर? लेकिन वो तो जुड़वा ही है। ये जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। कभी-कभी जो माता और पिता का जो गुणसूत्र होता है उसमें जो ट्रांसमिशन होता है किसी एक बच्चे को प्रभावित कर सकता है, कभी-कभी दूसरे बच्चे को स्पेयर भी कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन कभी-कभी मेंडेलियन इनहेरिटेंस के हिसाब से होता है, जिसमें माता-पिता को यदि एक-एक अफेक्शन है तो कुछ बच्चे कैरियर निकल सकते हैं, कुछ बच्चे सामान्य निकल सकते हैं, कुछ बच्चों को ये डबल सेल डिजीज़ भी निकल सकता है। क्या सर, जैसे अभी मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे अभी वो लगभग 1 साल का बच्चा, 1 डेढ़ साल का बच्चा है, उसे है लड़के को, और लड़की भी सेम एज की है, लेकिन लड़की को क्या आगे चल के हो सकता है? नहीं, ये जेनेटिक बीमारी है। यदि जन्म से ही ये प्रेज़ेंट होती है और किसी व्यक्ति को डिज़ीज़ सिकल सेल हो गया है तो वो लाइफ़ लॉन्ग रहेगा और किसी को नहीं है तो वो हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। ओके। एक और आवश्यक बात है, सिकल सेल के जो बच्चे होते हैं, उन्हें प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार के साथ में पर्याप्त पानी का सेवन करना चाहिए ताकि उनका हाइड्रेशन अच्छा रहे। कुछ इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन है जो इनको बहुत ज़रूरी होते हैं देना, जैसे हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन और जो वैक्सीनेशन बच्चों की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं, टाइफाइड वैक्सीन। इस तरह के वैक्सीनेशन से जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बार-बार जो फ़ीवर आता है, ये इन्हें बचाने में सहायक हो सकते हैं। तो कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो ज़्यादा बचपन में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन, गोलियाँ खाते, दवाई खाते हैं, तो इससे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कुछ? वैक्सीनेशन यदि बच्चों को दिए जाते हैं तो उन्हें बीमारी से बचाने में सहायक होता है, पर यदि बार-बार एंटीबायोटिक्स लगते हैं, तो वो शरीर को कमज़ोर करते हैं और उनको बीमारी से उस समय तो बचा लेते हैं, लेकिन उस पर निर्भरता भी पैदा कर देते हैं। तो ओके। यदि छोटी-मोटी समस्या हो तो उन्हें बार-बार टैबलेट्स या एंटीबायोटिक्स देने से बचना चाहिए और उन्हें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर के ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे-मोटे सर्दी-बुखार या इन्फेक्शन है, वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और वो 2 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो लक्षणों के आधार पर उन्हें बुखार की दवा या सर्दी की दवा देकर के ठीक किया जा सकता है। गर्म पानी पिएँ, हाइड्रेशन अच्छा रखें, बैलेंस डाइट लें और तकलीफ़ के अनुसार कभी बुखार की दवा या सर्दी की दवा, भाप का इस्तेमाल करें। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में हर बार एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके सर। जैसे कि सेल्स एनीमिया बीमारी है, उसी के साथ में एक और बीमारी देखा जाता है सर, बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पीलिया, मतलब जॉन्डिस सा। तो ये क्यों होता है सर? पीलिया, जहाँ तक मैं नवजात शिशु की बात करना चाहूँगा कि जन्म के बाद बच्चा एकदम सामान्य रहता है और ये पीलिया जो होता है 3 दिन से 7 से 10 दिन तक बच्चों में परिलक्षित होता है और बच्चा हल्का पीला दिखने लगता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये 80% नॉर्मल होता है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं और ये बहुत सारे बच्चों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। यदि बच्चा हेल्दी है, एक्टिव है, ग्रोथ अच्छी है, फीडिंग अच्छी तरह से ले रहा है, तो हुँ। ये घर में ही ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जॉन्डिस की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसे बच्चे जो हाई रिस्क ज़ोन में आते हैं, जैसे जिनका बर्थ वेट बहुत कम है, जो बच्चा सिक है, एनआईसीयू में किसी वजह से एडमिट है और किसी प्रकार के इन्फेक्शन से ग्रसित है, ऐसे बच्चों में पीलिया होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा यदि मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप अंतर हो, यदि मदर आरएच नेगेटिव हो, बच्चा आरएच पॉज़िटिव हो, तो ऐसे में बच्चे में जॉन्डिस या पीलिया होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए या बी हो, माँ का ओ पॉज़िटिव हो, तो ऐसे ब्लड ग्रुप में वेरिएशन से भी बच्चों को जॉन्डिस अधिक होता है। तो ये जो जॉन्डिस की मात्रा होती है सामान्य तौर से यदि 15 या 20 की रेंज में हो, तो हम इसे अधिक मानते हैं ओके। और ऐसे बच्चों का जॉन्डिस को ठीक करने के लिए उन्हें प्रॉपर एनआईसीयू केयर की आवश्यकता होती है और उसे फोटोथेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। पर्याप्त मात्रा में उन्हें आईवी फ्लूइड के साथ फीडिंग इंश्योर की जाती है ताकि उनका हाइड्रेशन अच्छा रहे और ब्लू लाइट या रोशनी में रखने से, जिसे फोटोथेरेपी कहा जाता है, ये पीलिया ठीक हो जाता है। सर, जो पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, वो सिर्फ़ बच्चे में किसी को भी हो सकता है, कितनी भी एज में, तो सिर्फ़ पीला क्यों दिखता है? पीलिया, उसमें जो केमिकल कंटेंट होते हैं उसके कलर की वजह से यूरिन का कलर और आँखों का कलर पीला हो जाता है। इस वजह से पीलिया नाम दिया जाता है और ये बड़े बच्चों में भी हो सकता है जिसके बिल्कुल, बहुत कारण हैं, जैसे संक्रमित खाद्य पदार्थों के बिल्कुल। सेवन से हो सकता है। कुछ जो ब्लड बोर्न इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्टेड नीडल का इस्तेमाल करने से या
इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट का यूज़ करने से या ड्रग एडिक्शन से भी पीलिया हो सकता है। बिल्कुल, ये इसके अनेक कारण हैं जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ए की श्रेणी में आते हैं, जो आँखों में पीलापन के साथ में उनमें बिल्कुल, पेट दर्द और भूख में कमी आ जाती है। बिल्कुल। अगर किसी बच्चे को सर जन्म से ही पीलिया है या कुछ मंथ के बाद में पीलिया होता है, तो क्या सर वो पीलिया लॉन्ग टर्म में भी रहेगा? पीलिया कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि ओके, हमने अभी चर्चा की। जो नवजात शिशु में होने वाला जो पीलिया होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, ठीक, जो सामान्य रूप से अपने आप ठीक हो जाता है। ओके, कुछ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जिसे ट्रीटमेंट के बाद ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ-कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से या लीवर में कोई संरचना में कोई दोष हो या डिफेक्ट हो जाए, तो वो कंडीशन यदि मान लो बच्चे में है, जिसका पता लगाने के लिए सोनोग्राफी से लेकर के एडवांस टेस्ट किए जाते हैं। यदि उनका टेस्ट करके यदि कुछ एब्नॉर्मलिटी पता चलती है, तो उसका सर्जिकल करेक्शन भी किया जाता है। जैसे बिलियरी एट्रीजिया नामक कंडीशन होती है, जिसमें बाइल संरचना यदि दोषपूर्ण हो, तो बच्चों में कॉन्जुगेट बिलिरुबिनेमिया हो जाता है, जिसका यदि इलाज समय पर नहीं किया जाता है, हुँ, तो वो बच्चे के लिए ये घातक हो सकता है। ओके। इससे क्या सर जान भी जा सकती है बच्चे की? यदि पीलिया ज़्यादा समय तक बना रहे और यदि कोई सर्जिकल कंडीशन के कारण डेवलप हो रहा है, तो उसमें बच्चे का समय पर इलाज बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये फेटल हो सकता है। सर अक्सर देखा जाता है बच्चों में एक और बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है, एलर्जी की और एक अस्थमा की। तो ये कैसे होती है सर? जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की कि आजकल जो एनवायरनमेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा केमिकल से युक्त हो गया है। आप खान-पान की बात करें, तो जो आप खाना खा रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज़ हो रहा है। और बच्चों में भी बहुत सारी चीज़ों का ऐसा क्रेज़ बढ़ गया है कि वो बाहर की चीज़ों के ज़्यादा प्रभावित होते हैं, चाहे वो फ़ास्ट फूड हो, चिप्स, कुरकुरे हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो। इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन या एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, इसके अतिरिक्त जो एनवायरनमेंट है उसमें पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। लोग घरों से बाहर निकलते नहीं हैं, एसी में रहते हैं, उससे भी थोड़ा-सा बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और जो सब एयर पॉल्यूशन है उसका लेवल बहुत बढ़ गया है, व्हीकल्स बिल्कुल, का उपयोग बहुत बढ़ गया है, इंडस्ट्रीज़ बहुत बढ़ गई हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चों में एलर्जी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। इसके अलावा इम्यूनिटी बहुत वीक होने से अक्सर ये बच्चे थोड़ी-थोड़ी सर्दी-खाँसी में बीमार पड़ जाते हैं और फिर साँस लेने में दिक्कत होती है। तो इन सब कारण से एलर्जी और अस्थमा के जो केसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सर ये जो बीमारी है, एलर्जी और अस्थमा, तो इसे माता-पिता क्या ध्यान दें कि ये बच्चों को ना हो? इसमें माता-पिता की बहुत ज़िम्मेदारी है कि बच्चों का जो डाइट है, वो प्रॉपर बैलेंस डाइट हो, हेल्दी डाइट हो, जिसमें घर से बनी ही चीज़ों को बच्चों को डाइट में सेवन किया जाए। बाहरी खाद्य पदार्थ, फ़ास्ट फूड, ये संक्रमित खाद्य पदार्थों का उपयोग बंद करें। जो पॉल्यूशन है, उससे बचने के लिए मास्क का उपयोग करें। घर में ऐसा वातावरण बनाएँ, जिसमें डस्ट, एलर्जी, धुआँ, धूप ये सब बच्चों को इन्फेक्शन ना कर पाएँ, इसका कोशिश करें। और जो प्रॉपर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खान-पान अच्छा व्यवस्थित रखें। बिल्कुल, गर्म पानी का सेवन करें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ठंडी चीज़ें अवॉइड करें। इसके अतिरिक्त बच्चों का ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ कराने की कोशिश करें, जैसे प्राणायाम है, अच्छी हेल्दी हैबिट्स हैं, उसको डेवलप करें, योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और स्ट्रेस से बचें ताकि लेकिन बच्चों सर ये की सब छोटे बच्चों में कैसे कर सकते हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत कॉमन है। अनुलोम-विलोम 4 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज होती है, ओके, जिसमें वाइटल कैपेसिटी जो फेफड़ों की क्षमता है, उसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप एक बैलून को फूँकने के लिए प्रेरित करें बिल्कुल, बच्चों को, तो लंग्स उसके मैच्योर होते हैं। और बिल्कुल। भी छोटी-छोटी एक्सरसाइज है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बच्चों की लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती ओ है। सर अक्सर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि एक बीमारी ज़्यादा फैल रही है बच्चों पर खासकर, ऑटिज़्म की। तो ये बीमारी है क्या सर? और इसे कैसे रोका जा सकता है? ऑटिज़्म का जो लक्षण है वो बहुत पहले से ही है, बच्चों में देखा जाता था, लेकिन अभी कुछ सालों में ये बहुत बढ़ गया है। विशेष तौर पर जब से कोविड की बीमारी हुई है, उस दौरान अक्सर देखा गया कि बच्चों का सोशल इंटरेक्शन कम हो गया, बच्चों की स्कूलिंग बंद हो गई, तो ज़्यादातर बच्चे घर में ही रहने लगे। बच्चों को आप बाहर एक्सपोज़र कम हो गया और बच्चों में जो स्क्रीनिंग टाइम बहुत बढ़ गया। बच्चे घर के अंदर अकेले रहने लगे, तो उनकी जो एक्टिविटी थी, वो सेल्फ बिल्कुल, सेंटर्ड हो गई। तो ये बिल्कुल, ऑटिज़्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों का मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। बच्चा
अपने आप में सीमित होता है, जिसे सेल्फ सेंटर्ड कहना होते हैं। कुछ बच्चे एब्नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, जिसमें हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, अपने आप को चोट पहुँचाने लगते हैं, बिल्कुल। एक गोले में लगातार घूमते रहते हैं, कहीं वो भागने लगते हैं और अपने आप को इंजर्ड कर जाते हैं। इस बिहेवियर को हाइपर एक्टिव बिहेवियर कहते हैं, जिसे एडीएचडी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल। ये एडीएचडी और ऑटिज़्म दोनों ही बीमारी एक स्पेक्ट्रम के 2 हिस्से हैं और ये कोविड के बाद से बहुत अधिक बढ़ गए हैं। सर ये कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है? ये बहुत ही बच्चों के लाइफ को बहुत प्रभावित करने वाली बीमारी है, जिसका इलाज बहुत अर्ली एज से शुरू करना आवश्यक होता है, नहीं तो ऐसे बच्चे बड़ी उम्र तक पहुँचते-पहुँचते तक मेंटली सबनॉर्मल होते हैं और ऐसे बच्चे का स्कूल परफॉर्मेंस बहुत वीक होता है, इनका समझ बहुत कम होता है, जिसके कारण उसका जो व्यक्तित्व का विकास है, वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। मैंने सर एक उदाहरण के तौर में बताना चाहूँगा, एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया में, बच्चा खाते हुए एक टीवी मतलब मोबाइल में देख कार्टून देख रहा है, उसके मम्मी-पापा उसको इतना आवाज़ दे रहे हैं लेकिन बच्चा सुन नहीं रहा है ये और मोबाइल अगर छीन लिए तो रोना चालू, चिड़चिड़ापन चालू, क्या इसे ही बोला जाएगा ना ये सर? भी एक ऑटिज़्म का एक लक्षण होता है, जिसमें बच्चा एक आभासी दुनिया में खो जाता है और उसे इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि जब उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, तो वो एग्रेसिव हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। तो इन सब चीज़ों का असर बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। बिल्कुल। इससे आप बच्चे को धीरे-धीरे इनसे बाहर निकालना होता है। बच्चे को लिमिटेड एक्सपोज़र रखें इन सब चीज़ों का, ये गैजेट्स का, टीवी का, मोबाइल का। बच्चों के साथ इंटरैक्शन करें, जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा किया कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व बिल्कुल। करें, बच्चों को पेरेंट्स के साथ में पेरेंट्स को अपना समय देना चाहिए। बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग के अलावा बच्चों को थोड़ा छोटी-छोटी राइम्स से बच्चों का मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट करें। जो परिवार होता है, संयुक्त परिवार जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चाचा होते हैं, बिल्कुल। मामा होते हैं, उनकी भूमिका भी बच्चों के विकास में बहुत आवश्यक होती बिल्कुल। है। तो समय-समय पर बच्चों को उनसे मिलाने के लिए ले जाएँ, ताकि वो परिवार को समझें, उसका महत्व समझें। क्योंकि अक्सर ये जो बीमारी है ऑटिज़्म की, वो न्यूक्लियर फैमिली में है, जहाँ पेरेंट्स अकेले रहते हैं बिल्कुल। या बच्चे मोबाइल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं और बच्चे को किसी ग्रैंड पेरेंट या आया-बाई के भरोसे छोड़ जाते हैं। अक्सर इन बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है। अगर सर अचानक से इमरजेंसी आ जाए मतलब छोटा बच्चा साँस लेना बंद कर दे या बेहोश हो जाए, तो ऐसे में माता-पिता को क्या करना चाहिए? अक्सर कभी ऐसा होता है कि बच्चे अचानक खड़े-खड़े गिर जाते हैं या उन्हें चक्कर आ जाता है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। यदि बच्चा बहुत देर तक भूखा रह जाए या किसी वजह से उसे ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़े या कभी उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लिया है जिसमें शरीर में पानी की कमी हो जाए, बीपी लो हो जाए, तो इस बिल्कुल। तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। तो बहुत आवश्यक होता है कि ऐसी कंडीशन में हम इमरजेंसी को पहचानें और यदि बच्चे का ब्रीदिंग थोड़ा अफ़ेक्ट है, यदि बच्चा ठीक तरह से साँस नहीं ले पा रहा है, यदि उसकी पल्स बहुत वीक है, तो हमें ऐसी कंडीशन में यदि बच्चा बिल्कुल साँस नहीं ले रहा है, तो सीपीआर देना पड़ता है, जिसमें ओके। चेस्ट को कंप्रेस करके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी देना होता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसके बारे में सभी पेरेंट्स को थोड़ा सजग रहना चाहिए और एक बेसिक ट्रेनिंग सीपीआर की होती है, जिसकी वीडियो भी अवेलेबल है, उसके बारे में बच्चे के अभिभावक के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि बच्चा अ अचेत है लेकिन उसकी साँस नॉर्मल चल रही है, ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। आस-पास जो भीड़-भाड़ है उसको हटा कर के बच्चे को ओपन एयर में रखना चाहिए, बिल्कुल। ताकि बच्चे को साँस लेने में दिक्कत ना हो। बच्चों के जो टाइट कपड़े हैं उससे पैर रिलैक्स कर देना चाहिए। पैरों के जूते-मोजे हटा कर के प्रॉपर उसको वेंटिलेटेड एयर में रखना बिल्कुल। है। बच्चे के हल्के पैर ऊपर की तरफ कर सकते हैं। यदि बच्चा होश में है, तो उसे कुछ लिक्विड ओआरएस, इलेक्ट्रॉल या कुछ जूस ऑफ़र कर सकते हैं, जिससे इसका शुगर लेवल या कुछ इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो, जिसकी वजह से चक्कर आया हो, उसकी पूर्ति की जा सके। और इसके अतिरिक्त उसे रेस्ट करने दिया जाए, बिल्कुल। उसे धूप से हटा कर के छायादार स्थान पे रखें और कभी ऐसा स्थिति बने, तो इमरजेंसी में किसी ब्लड टेस्ट की आवश्यकता हो, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उसका चेकअप कराएँ, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स की पुनरावृत्ति ना हो और किसी बड़ी घटना से बच्चे को बचाया जा सके। अगर सर किसी घर में छोटे बच्चे हैं, तो उसमें इमरजेंसी में क्या-क्या चीज़ें रखना चाहिए?
एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें ज़रूरी आवश्यक सामान होना चाहिए। जैसे कभी किसी को चोट लग जाए तो उसमें कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम हो, डेटॉल या कोई अच्छा एंटीसेप्टिक लिक्विड हो जिससे किसी के घाव साफ़ कर सकें, कॉटन हो, बैंडेज हो। इसके अतिरिक्त उसमें कुछ इमरजेंसी दवाइयाँ भी हों, यदि आवश्यकता पड़े तो बुखार का दवा, पेट दर्द का दवा, उल्टी का दवा या कुछ दस्त की दवा भी आप इमरजेंसी में रख सकते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन सब चीज़ों का उपयोग किया जा सके। ओके। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा जो कि हर कोई सुनना चाहता है इसका आंसर। टीकाकरण से बच्चों को क्या-क्या फ़ायदा होते हैं? टीकाकरण या वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। जब भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद ही उसे बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है और पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। इसके अलावा जब बच्चा 1.5 महीने, 2.5 महीने का, 3.5 महीने का होता है, तो उसे रोटा वायरस, पोलियो ड्रॉप और पेंटावैक वैक्सीन के अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है। इसके अलावा जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उसका प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद और भी वैक्सीन जैसे एमएमआर और टाइफाइड वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, जिससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बच्चों में जो गंभीर बीमारी होती है, उससे बच्चे को सावधानी रख मिलती है और बच्चा जल्दी ठीक होता है इन सब वैक्सीनेशन के कारण। ओके। ये सब सभी वैक्सीन जो रहती है क्या सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होती हैं? इसमें बहुत सारी वैक्सीन अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जैसे पेंटावैक वैक्सीन जो 3 बीमारियों से बचाती है। कौन-कौन सी? अ, मस्तिष्क ज्वर का वैक्सीन हिब होता है, उसमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है, डीपीटी वैक्सीन होता है जो डिप्थीरिया, टिटनस और गलघोंटू बीमारी से बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा अभी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी लॉन्च हुआ है, जो कि बिल्कुल। बहुत एडवांस वैक्सीन है, जो बच्चों में दिया जाता है। इसके 3 प्राइमरी डोजेज़ होते हैं, जो बच्चों में निमोनिया से लड़ने में मदद करते हैं। और अभी कुछ 1 साल पहले मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम में रोटा वायरस वैक्सीन भी इंक्लूड हुआ है, जो डायरिया से बच्चों को प्रिवेंशन देता है। ओके। इसके अलावा एमआर वैक्सीन है, जो बच्चों को मीज़ल्स, रूबेला नामक बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखता है। एक वैक्सीन और होती है जो कि पोलियो की रहती है। शायद आज आज देश में लगभग खत्म ही हो गया है पोलियो, भारत देश में। वैक्सीन पोलियो की 2 प्रकार की होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन हुँ। जो कि बहुत सालों से वैक्सीनेशन के रूप में गवर्नमेंट के प्रोग्राम में बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी है, जो और प्रभावी तरीके से पोलियो को उन्मूलन करने में सहायक होता है और ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट सेटअप में ये वैक्सीन अवेलेबल हैं, जिससे इस बीमारी को हम खत्म करने के कगार पर हैं। अगर कोई बच्चा को वैक्सीन नहीं लगाया जाए, तो क्या होगा बच्चे को? वैक्सीन जीवन रक्षक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। वैक्सीनेशन से जो बहुत सारी बीमारी हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती हैं और यदि बच्चा बीमार पड़ता भी है, तो वैक्सीनेशन होने के कारण उसे बीमारी का कम असर होता है, वो जल्दी रिकवर होता है और उसमें बीमारी के लक्षण कम असर डालते हैं। तो वैक्सीनेशन सभी लोगों को लगाना चाहिए और वैक्सीन बहुत सुरक्षित हैं और बहुत प्रभावी हैं और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ में बच्चों का विकास करने में भी सहायक होते हैं। ओके। क्या टीकाकरण की कोई ऐज होती है वैक्सीन की? अलग-अलग कि उम्र में अलग-अलग वैक्सीन होते हैं, जैसे कि ओके, हमने चर्चा की कि शुरुआत में बीसीजी पोलियो होता है, इसके बाद 3 वैक्सीन 3 महीने के अंदर लगते हैं, ओके, फिर 6 महीने के बाद 9 महीने के बीच में एमआर वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन लगता है, फिर कुछ उम्र 1.5 साल के बाद में डीपीटी बिल्कुल, वैक्सीन का बूस्टर लगता है, 5 साल में फिर सेकेंडरी बूस्टर वैक्सीन लगते हैं। इसके अलावा कुछ एडल्ट वैक्सीन जो बड़े बच्चों को भी लगाए जाते हैं, ओके, जैसे डीपीटी वैक्सीन है, एडोलेसेंट हेल्थ में और भी कुछ वैक्सीनेशन है, जो गर्ल्स को भी लगते हैं एडवांस वैक्सीनेशन, जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन नाम का अभी अवेलेबल है, जो फीमेल चाइल्ड को भी लगाया जाता है। सर आपके पास में ऐसे कोई केस है या आपकी जानकारी में कि कोई वैक्सीन अगर लगाया हो बच्चे को तो साइड इफ़ेक्ट हो? साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं क्योंकि ये वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित हैं और बहुत ही प्रभावी तरीके से काम करती हैं। जनरली थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट वैक्सीनेशन के होते हैं, जिसमें हल्का बुखार आता है, ओके, कभी इंजेक्शन की जगह थोड़ा बहुत दर्द होता है, थोड़ा रैशेज़ कभी इंजेक्शन की जगह आते हैं, पर ये सब शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जनरली ये लक्षण 1 या 2 दिन में बच्चों में सबसाइड हो जाते हैं। सिंपल पैरासिटामॉल या बुखार की दवा देने से बुखार कम हो जाता है। थोड़ा-सा इंजेक्शन की जगह बर्फ़ की सेकाई करने से दर्द कम हो ओके, जाता है और 2 या 3 में बच्चा सामान्य व्यवहार करने लगता है। ओके। क्या सर बच्चों को जैसे आपने बोले पैरासिटामोल दे देना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्या बच्चों को भी पैरासिटामोल खिलाया जा सकता है? क्योंकि कम ऐज के रहते हो तो? बच्चों की इसकी उम्र के हिसाब से निर्धारित मात्रा में जो पैरासिटामॉल की खुराक देनी चाहिए, ताकि जो बुखार है, दर्द है, उनके सिम्पटम्स से हुँ। बच्चों को आराम मिल सके।
सर जो वैक्सीन लगती है उसके बाद में क्या बुखार आना ज़रूरी है? नहीं, बहुत आवश्यक नहीं है कि वह हर वैक्सीन के बाद बुखार आए, लेकिन हुँ। यदि बुखार आता है, तो उसे पैरासिटामॉल बुखार की दवा से उसे ठीक किया जा सकता है। सर जैसे कि आपने बताया ये सरकारी वैक्सीन के बारे में था। तो क्या प्राइवेट में भी ऐसी कोई वैक्सीन होती है जिसमें जो अलग-अलग बीमारी में फ़ायदा होता है? समय के साथ बहुत सारी बीमारियों ने अपना जड़ जमाया है, तो उसके खात्मा के लिए विभिन्न स्तर पर अनेक वैक्सीन्स डेवलप हुई हैं। जैसे कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो 6 महीने के बाद में, जैसे फ्लू वैक्सीन लगाई जाती है बिल्कुल। और ये बड़ी उम्र के बच्चों को भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा टाइफाइड वैक्सीनेशन होता है, जो 6 महीने से 12 महीने के बाद लगाई जाती है और इसका बूस्टर डोज़ 2 साल के आसपास लगाया जाता है। इसके अलावा मेनिंगोकोकल वैक्सीन होती है, जो मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस से प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त जापानीज़ एन्केफेलाइटिस और जो वैक्सीन होती है, ज चिकन पॉक्स या हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन उपलब्ध है, जो 12 महीने की उम्र के बाद लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो चिकन पॉक्स का वैक्सीन होता है, वो 15 महीने और 18 महीने की उम्र में 2 डोज़ वैक्सीनेशन होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन अभी अवेलेबल हुआ है, जो काफ़ी समय से चर्चा में है, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन है, जो एडोलेसेंट गर्ल्स रहती हैं 11 साल से 15 साल की उम्र के आसपास, उनके बिल्कुल। लिए निर्धारित किया गया है और ये बहुत प्रभावी वैक्सीन है, जो लोगों की जानकारी में नहीं है। सामान्य तौर पर जो गर्ल्स होती हैं, उनके सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए ये एडवाइस किया जाता है। सर्वाइवर कैंसर क्या होता है सर? जो गायनेकोलॉजिकल जो फीमेल्स होती हैं, उनमें जो सर्विक्स होता है, उसमें इन्फेक्शन होने से कैंसर होने के चांसेस होते हैं और इस बीमारी से प्रिवेंशन के लिए ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन उन्हें एडवाइस किया जाता सर ये है। खास लड़कियों के लिए रहता है? ये लड़कियों के लिए अवेलेबल है। ओके। क्या ये कितने साल के बच्चों के लिए? 11 साल की उम्र के बाद से ये वैक्सीन लगाया जा सकता है और इसे 45 साल की उम्र तक की महिलाओं को भी लगाया जाता है, ओके। क्योंकि ये वैक्सीन उन्हें भी इस रोग से सुरक्षा देने में मदद करता है। क्या सर 11 साल के कम उम्र के बच्चों को भी कैंसर हो सकता है? कैंसर अनेक प्रकार के होते हैं, जो चाइल्डहुड कैंसर भी होते हैं, बड़े बच्चों में भी कैंसर होते ओके। हैं, विभिन्न प्रकार के कैंसर होते हैं जो अर्ली एज में भी हो सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के रेडिएशन के प्रभाव से या जेनेटिक कंडीशन की वजह से छोटे बच्चों में भी कैंसर होता है। सर मतलब अभी तक क्या आपने ऐसे कोई देखे बच्चा जो कि मंथ अपना 1 मंथ से लेके या फिर 1 साल 2 साल के बच्चों को हुआ हो? हाँ, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो किडनी के कैंसर हैं, ब्रेन के कैंसर हैं, मेडुलोब्लास्टोमा, रैप्डोमायलोमा, ये सब कुछ जो स्किन के कैंसर हैं या फिर ब्लड से रिलेटेड ल्यूकेमिया है, वो बहुत छोटे बच्चों में भी हो जाते हैं। ओके। सर लगभग जो वैक्सीन रहती है, अगर किसी को लगवाना हो, तो लगभग कितनी एज तक के लगा सकता है? वैक्सीन की उम्र होती है, यदि वैक्सीन टाइम पे लगे तो अधिक प्रभावी होती है, पर किसी वजह से यदि कोई पेशेंट अपने वैक्सीनेशन नहीं लगा पाता है, तो जब उन्हें जानकारी में आता है कि वैक्सीन लगाना है, तो वो ओल्ड एज में भी लग सकती है ओके। और उन्हें जब जानकारी मिले, वो यदि वैक्सीनेशन मिस हो गया है, तो उन्हें बाद में भी उसे लगाकर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता है। लेकिन सर शहर के हैं तो ठीक है, लेकिन आस-पास जो गाँव के रहते हैं, उनको नहीं पता रहता कि कौन-सी वैक्सीन कब लगाना है, क्या रहे उसके उन मतलब उनको कोई जानकारी नहीं रहती वैक्सीन के बारे में, तो वो कैसे पता करेंगे? जनरली जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम उन्होंने शेड्यूल निर्धारित किया है, जिसमें किस उम्र में कौन-सा वैक्सीन लगना है, उसका एक डिटेल जानकारी होती है और ये वैक्सीनेशन कार्ड सभी जगह अवेलेबल होता है और फाइल के रूप में पेशेंट को दिया जा सकता है, जिन पर सब मेंशन होता है कि कौन से वैक्सीन कब लगने हैं और किस उम्र में कौन-सा टीका लगाया जाता है, सारी जानकारी पेशेंट को दी जा सकती है। सर ये क्या जो वैक्सीन रहती है चार्जेसेबल रहती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है सरकार की तरफ से? ज़्यादातर गवर्नमेंट की जो वैक्सीन है वो तो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, पर प्राइवेट में लगने वाले वैक्सीनेशन का चार्ज होता है और वो अलग-अलग वैक्सीन का अलग-अलग चार्ज होता है। सर एक मिथ भी बहुत चलता है, मतलब गलतफ़हमी बोले जाएगा ये क्या है मुझे तो नहीं पता, कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, वो टीवी में एक्शन मूवी देख रही है, कोई सैड सॉन्ग सुन रही है या ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो बच्चे पे प्रभाव डाल रहे हैं या कोई फैमिली में कोई मान के चलो गाली गाली दे रहा है, तो उसका क्या प्रभाव बच्चों पे पड़ता है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि बिल्कुल। जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच, उनके खान-पान का प्रभाव हुँ, उसके बच्चों के डेवलपमेंट पे पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चे की माँ
आरामदायक परिस्थिति में रहे, शांत बिल्कुल, वातावरण में रहे, ज़्यादा वॉयलेंस, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे बच्चे के को हाइपर एक्टिव बिहेवियर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा बच्चे की माँ का खान-पान भी अच्छा पौष्टिक होना चाहिए और जो पर्याप्त पौष्टिक तत्व उसके खान-पान में विद्यमान होना चाहिए। स्मोकिंग करना या बिल्कुल, अल्कोहल एडिक्शन, इन सब का दुष्प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। उसकी सोच का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप अत्यधिक क्रोध कर रहे हैं, बिल्कुल, ज़्यादा आप ऐसा कुछ वायलेंस वाला सीन देख रहे हैं, तो बच्चे के विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप ऐसे वातावरण में रहते हैं, जहाँ पर आप अच्छी सोच के साथ में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, सकारात्मक अपना व्यवहार रख रहे हैं, तो उसका प्रभाव गर्भ में पलने वाले शिशु पर होता है। एक उदाहरण हमने अपने महाभारत में भी देखा है, जो अभिमन्यु था, वो बिल्कुल, गर्भ संस्कार से ही उसे चक्रभेदन का ज्ञान हो पाया था। बिल्कुल। ये माँ के अच्छे संस्कार ही हैं, जो उसकी सोच है, उसका खान-पान है, जो बच्चों को अच्छा विकास देने में सहायक हो सकता है। सर जैसे घर का वातावरण अगर अच्छा नहीं है, रोज़ लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो इससे भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, यदि माँ को किसी प्रकार का टेंशन है, विवाद है, तो स्ट्रेस होते हैं के कारण कभी-कभी समय से पूर्व डिलीवरी हो जाती है। बच्चे की माँ का जो सोच है, उसके बच्चे के विकास में अफ़ेक्ट करता है, तो उन्हें दिमाग को शांत रखना चाहिए, पौष्टिक आहार के साथ बिल्कुल। माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए, अच्छे धार्मिक या स्पिरिचुअल वातावरण में रहना चाहिए, ताकि बच्चे में अच्छे संस्कार हों और बच्चा का डेवलपमेंट अधिक प्रभावी हो। ओके। सर क्या ये जो विलेज एरिया में है, ये विलेज एरिया में भी सेम रहता है ऐसा? मतलब हर जगह? हर जगह ये कॉन्सेप्ट माँ को खान-पान का तो विशेष ध्यान रखना ही होता है, साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए बिल्कुल, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में, एक अच्छे वातावरण में जहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो, सबके लिए अच्छे विचार हों और अच्छा खान-पान हो, इस तरह से सोच के साथ जब माँ कंसीव करती है, तो बच्चों में भी अच्छा डेवलपमेंट होता है और बच्चों के जो पैदा होने के बाद उसमें अच्छे गुणों का विकास होता है। ओके। सर लेकिन ये देखा जाता है कि पहले ये सब नहीं माना जाता था। पहले तो ऐसा था कि सब चल रहा है, लेकिन अभी-अभी कुछ ज़्यादा अवेयरनेस चल रही है इस चीज़ की। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी कैसे मतलब सभी बच्चे अच्छे निकले? ये आदिकाल से चला आ रहा है कि माता-पिता का जो व्यवहार है, उनके बच्चों में देखा जाता है। जो कैरेक्टर्स होते हैं, माता-पिता से ही बच्चों में आते हैं। यदि बिल्कुल, माता-पिता लड़ाई-झगड़ा करेंगे या कोई बीमार होगा या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, तो उनके कैरेक्टर बच्चों में आएँगे। यदि आप अच्छी सोच रखेंगे, तो अच्छी सोच के बच्चे डेवलप होंगे। यदि आप दिमाग से अच्छे संपन्न हैं और अच्छे कैरेक्टर वाले हैं, तो आपके बच्चों में भी वही कैरेक्टर आते हैं। तो ये बिल्कुल, जेनेटिक चीज़ें माता-पिता की सोच के अलावा जो उनके गुण हैं, वो बच्चों में आते हैं। तो एक बिल्कुल। अच्छी सोच के साथ एक सकारात्मक व्यवहार माता-पिता के साथ उनके सभी फैमिली मेंबर्स को रखना चाहिए, ताकि बच्चों का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि कई माता-पिता ऐसे रहते हैं अपने बच्चों को सिर्फ छूने नहीं देते, मतलब नॉर्मली टच करने नहीं देते। पर सबसे पहले उनका कहना रहता है हाथ धो के आओ, हाइजीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हाइजीन का कि गंदे हाथ मत लगाओ। लेकिन सर यही चीज़ें अगर देखा जाए मतलब छोटे स्तर में मतलब गरीब परिवारों में देखा जाए, वो इतना नहीं दिखते, लेकिन उनके बच्चे फिर भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं। ऐसा क्यों सर? ये दोनों अलग-अलग फैक्टर हैं। यदि आप ग्रामीण परिवेश की बात करें, तो बच्चे का जो एक्सपोज़र होता है, वो छोटी-छोटी चीज़ों से होता है। गाँव में भी थोड़ा-सा साफ-सफाई कुछ घरों में बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पर एनवायरनमेंट थोड़ा-सा ग्रामीण परिवेश का होता है। तो बच्चों का रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बिल्कुल, शुरू से ही मिट्टी में पला होता है, पानी भी सामान्य रूप से वो ग्रहण करते हैं, तो उनकी आदत उसको डाइजेस्ट कर लेती है इन सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल, लेकिन जो शहरी परिवेश का व्यक्ति है, वो यदि अचानक से उन्हें इस तरह का एक्सपोज़र हो जाए, तो वो बीमार पड़ जाते बिल्कुल, हैं। तो साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन छोटा-मोटा बच्चों को भी एक्सटर्नल एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है। उन्हें गार्डन में खेलने दिया जाए, उन्हें मिट्टी में खेलने दिया जाए, बिल्कुल, उनको थोड़ा-सा हमेशा बंद कमरे में ना रखा जाए, हमेशा एसी में ना रखा जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में हानिकारक है। बिल्कुल, जब बच्चा बाहर जाता है, तो उसे अलग तरह का एक्सपोज़र होता है और धीरे-धीरे जब बाहरी वातावरण के प्रभाव में रहता है, बाहर का खाना, हल्का पानी पीता है, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप होती है। बिल्कुल सर। तो सावधानी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा उनको बाहर का एक्सपोज़र भी बहुत आवश्यक है। सर इसी में देखा जाता है एक डेटॉल करके आता है, डेटॉल, डेटॉल से नहलाया जाता है पानी में डाल के। क्या इससे कोई नुकसान होता है डेटॉल से बच्चों में? नहीं, ऐसा कोई विशेष नुकसान की बात नहीं है। एंटीसेप्टिक है, आप इसे नहाने के पानी में यूज़ कर सकते हैं
और इससे कोई हानि की बात नहीं है। ओके। सर, अभी देखा जा रहा है अक्सर सभी माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं ताकि वो अपना काम कर सके, तो ये क्या सही है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के इस समाज में कि जो बच्चे हैं बहुत अधिक मोबाइल और स्क्रीन टाइम जिनका बहुत बढ़ गया है। अक्सर ये देखा जाता है कि माता-पिता वर्किंग होते हैं और बच्चे को कहीं एंगेज करने के लिए वो या तो उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं या उन्हें टीवी के सामने बिठा देते हैं या किसी कंप्यूटर के सामने कोई एक्टिविटी कराते हैं। ये बहुत हानिकारक है बिल्कुल। बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। कभी-कभी ऐसा होता है कि फादर तो वर्किंग होते हैं, अपने काम पर निकल जाते हैं। मदर भी हाउसवाइफ़ होती हैं जो बहुत सारे घर के कामों में एंगेज होती हैं और व्यस्तता के चलते वो भी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को सुरक्षित समझते हुए मोबाइल या टीवी के सामने बैठा देती हैं, जिससे अननेसेसरी उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। बिल्कुल। ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत हानिकारक है और इससे बहुत सारे नुकसान ये हैं कि बच्चों को ज़्यादातर स्क्रीन टाइम अधिक होने की वजह से आँखों की रोशनी अफ़ेक्ट होती है। क्या ये सही बात है सर? हाँ, उनकी रोशनी कम हो सकती है। आजकल कम उम्र में जो चश्मे लग रहे हैं, रिफ्रैक्टिव एरर हो डेवलप हो रही है। मोटे-मोटे चश्मे छोटी उम्र के बच्चों में लग रहे हैं। स्क्विंट हो जाता है जिससे आँखों का तिरछापन या भेंगापन भी कहते हैं। इसके अलावा उन्हें हेडेक होता है, माइग्रेन होता है। आजकल स्कूल गोइंग चाइल्ड में बहुत कंप्लेंट आ रही है कि अक्सर उनका सर दुखता रहता है। और सर, मैंने सुना था मानसिक जो शक्ति है उसके विकास की वो भी रुक जाती हाँ, है। बिल्कुल। क्या सही बात है? ये बहुत हानिकारक है क्योंकि लगातार स्क्रीन टाइम अधिक होने की वजह से बच्चों का जो सोशल इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है। हुँ। बच्चे का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, बाहर की दुनिया से वो दूर हो जाता है और आस-पास जब वो खेल-कूद नहीं करता तो उसका फिज़िकल डेवलपमेंट भी अफ़ेक्ट होता है। वो बैठे-बैठे कुछ ओवर ईटिंग करता है तो बिल्कुल। उसका वेट भी बढ़ जाता है। चिड़चिड़ापन होने की वजह से वो बाहर के लोगों से इंटरेक्शन नहीं करता, तो उसका एक जो एक्सेप्टेंस होता है समाज में वो कम हो जाता है। और उसका जो बिहेवियर होता है कभी-कभी वो मोबाइल के कारण कुछ ऐसी एक्टिविटी देखता है जिसमें वायलेंस हो या कुछ बिल्कुल। ऐसे अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो कभी-कभी देखने में आ जाती हैं, जिससे उसका फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। उसका स्कूल परफॉर्मेंस वीक हो जाता है क्योंकि वो लगातार मोबाइल में संपर्क होने की वजह से उसका जो स्कूल की एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है। कभी-कभी कुछ ऐसे गेम होते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, तो बच्चों में ये एक प्रकार से एडिक्शन जैसा काम करते हैं और बच्चा उस टास्क को पूरा करने के लिए कभी-कभी खुद को डैमेज कर लेता है। बिल्कुल। और ये कभी-कभी कुछ ऐसे पेड गेम होते हैं जिसको आपको पे करते हैं तब वो उसको रिवार्ड करते हैं। बिल्कुल। तो शुरू में तो बच्चों को गेमिंग में कुछ रिवार्ड मिलता है, जिसके लालच में वो उस गेम में आगे बढ़ते जाते हैं बिल्कुल। और कई कई आर्थिक क्षति हो जाती है जिसका पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता है कि उनके अकाउंट से बहुत सारा पैसा उस गेमिंग में खर्च हो गया है। बिल्कुल। कभी-कभी कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें बच्चा अपने आप को हार्म कर लेता है, कहीं ऊँचाई से कूद जाता है बिल्कुल। या कुछ ऐसी टेंडेंसी सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। तो ये इस प्रकार का जो मोबाइल के हैं वो गंभीर घातक साइड इफ़ेक्ट्स सर, हैं। इसी में एक लक्षण ये भी देखा जाता है कि बच्चे बिना कार्टून देखे, जो छोटे बच्चे रहते हैं बिना कार्टून देखे मोबाइल में खाना नहीं खाते हैं। ये बिल्कुल, बहुत बड़ा लक्षण है। ये एक तरीका है कि जब बच्चा खाना शुरुआत करता है, तो उन्हें बिल्कुल मोबाइल या टीवी से दूर रखा जाए। क्योंकि ओके। ये अक्सर देखा जाता है कि माता-पिता भी टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। वो नहीं कि देखा-सीखी बच्चे अपना बिहेवियर इस तरह का डेवलप कर लेते हैं और बच्चा खाना खा ले इस वजह से माता-पिता उन्हें मोबाइल दिखा देते हैं कि उसको देख कर के वो उनके मुँह में कुछ भी अनाज डालते जाएँ, वो बिल्कुल। खाते जाता है। तो बिल्कुल। ये बहुत हानिकारक है और इस प्रैक्टिस से माता-पिता को बिल्कुल बचने की कोशिश करना चाहिए। सर, इसे कैसे बचाया जा सकता है डिजिटल चीज़ों से बच्चों को? सर्वप्रथम तो बहुत आवश्यक है कि माता-पिता अपनी ज़िम्मेदारी समझें और बिल्कुल। ख़ास तौर पर जो माँ का है, इसमें रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को इन सब गैजेट से दूर रखें और टीवी हो, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, इसका एक लिमिटेड टाइम निर्धारित करें, जो कि दिन भर में 20 मिनट या आधा घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बच्चे क्या देख रहे हैं, कौन-सा कंटेंट देख रहे हैं, इस पर नज़र रखें और बहुत थोड़े समय के लिए कभी आवश्यक हो तो उन्हें बातचीत करने के लिए ही मोबाइल देने का कोशिश करें। और बहुत आवश्यक है कि अपना सेल्फ कंट्रोल रखें। जब आप अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे कि आप बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, आप छोटी-छोटी बातों में मोबाइल यूज़ करेंगे, रील्स देखेंगे, गाना सुनेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी देखेंगे, तो बच्चा आपको देख कर के
प्रेरित होता है और उन्हें इससे लगता है कि ये बहुत आकर्षक है बिल्कुल, और वो एक आभासी, एक इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है, तो बिल्कुल, उससे बचाने के लिए आपको अपने आप में कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सर। दूसरी बात कि यदि आपका बच्चा कहीं खाना नहीं खा रहा है तो उसे दूसरे तरीके हैं। आप उन्हें राइम सुना सकते हैं, आप पोएम सुना बिल्कुल, सकते हैं, आप उन्हें रुचिकर खाना बना या सकते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करा फिज़िकल सकते हैं। एक्टिविटी करा सकते हैं। और बच्चों को यदि मान लो उसके पास कुछ एक्टिविटी नहीं है तो वो मोबाइल देखता है, बिल्कुल, लेकिन आप यदि उसके साथ एंगेज हो जाएँ, बिल्कुल, आप उसके साथ खेलें, आप उसके साथ बात करें, आप उसके साथ स्टोरी सुनाएँ, बिल्कुल, आप उसको बाहर प्लेग्राउंड में ले जाएँ, उसके साथ कुछ एक्टिविटी करें, बच्चों को घर में एक ग्रुप बना कर के कुछ सोशल इंटरैक्शन कराएँ बिल्कुल, या स्कूल में कुछ ऐसी सेमिनार या कुछ ऐसे प्रोग्राम आयोजित करें, जिसमें इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें। जैसे कोई आउटडोर एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा कोई म्यूज़िक क्लास जा रहा है, कोई क्राफ्ट बना रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है। इस तरह से बच्चों को यदि समय आपने अच्छी एक्टिविटी में एंगेज कर दिया, बिल्कुल, तो वो मोबाइल से दूर हो सकता है। ओके, एक ध्यान में और आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि ज़्यादातर पेरेंट्स में जो पिता होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी से बचना चाहते हैं कि मैं घर में नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, दिन भर काम करता हूँ। तो इन सब चीज़ों में पिता को भी बच्चे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और बच्चा यदि घर में अकेला है, यदि उसके पास कुछ एक्टिविटी नहीं है जिसके कारण से मोबाइल देख रहा है, तो हुँ, वो समय-समय पर बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उन्हें आउटडोर एक्टिविटी में ले जाएँ, उनके साथ खेलें, उनके साथ पार्क में जाएँ, उनके साथ स्कूल में पेरेंट्स से मिलें और उसके बिहेवियर में क्या परिवर्तन आ रहा है इस बारे में डिस्कस करें, ताकि इस तरह की एक्टिविटी से बच्चे को हम बाहर निकाल सकें। अगर कुछ माह के अंदर के बच्चे अगर देख रहे हैं, क्या सर उन्हें उनकी आँख खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? बिल्कुल, यदि छोटी उम्र के बच्चों से स्क्रीन टाइम यदि उनका ज़्यादा हो जाए, तो वो उनकी आँखों जो रेडिएशन होते हैं, वो सॉफ्ट कॉर्निया और उसकी रेटिना को बिल्कुल। प्रभावित करते हैं और उनकी रोशनी कम होने का खतरा रहता है। वैसे सर कितने साल के बच्चे देखना चालू कर देते हैं? कितने साल से बच्चे? किसी भी उम्र के लिए ये मोबाइल स्क्रीन टाइम हानिकारक है। छोटे बच्चों को तो विशेष तौर पर 2 साल से बच्चों को मोबाइल, टीवी से विशेष तौर पर दूर रखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इनकी आइज़ डेवलपमेंटल होती हैं और इनके सॉफ्ट कॉर्निया और रेटिना में इन सब रेडिएशन का घातक प्रभाव होता है और इन्हें मोबाइल और टीवी से बहुत दूर रखने की आवश्यकता है। ओके। सर जैसा कि अभी मैं एक सोशल मीडिया में वीडियो देखा था, गुड टच और बैड टच मतलब एक लेडीज़ रहती है वो अपने बच्चों को सिखाती है, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो मैंने सोचा ये तो सही है, मतलब बचपन से ही अगर सिखाया जाएगा तो ये क्योंकि अक्सर देखा जाता है ज़्यादातर जो रहते पेरेंट्स उसे उनको बताते नहीं है बच्चों को, तो उनसे उनको पता नहीं रहता बच्चों को कि बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है। तो क्या सही है बताना? बिल्कुल, ये तो सभी माता-पिता की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने छोटे बच्चों को एजुकेट करें कि बच्चे को बाहर किस तरह का रिस्पॉन्स देना चाहिए। यदि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें बच्चों को ये फ़ील हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने या महिला ने या पुरुष ने छोटे बच्चों के साथ मिसबिहेव किया है, तो वो उसे समझ पाएँ। तो बच्चों को वो किस तरह से टच कर रहा है, किस तरह से देख रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बच्चों को समझाया जाता है कि वो अननेसेसरी बच्चे को किस कर रहा है या हुँ, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये माता-पिता बच्चों को समझाएँ और ऐसी चीज़ों में अवेयर रहना बहुत आवश्यक है। चाहे बच्चा वैन में जा रहा है या बिल्कुल, स्कूल में किसी कर्मचारी के सुपरविज़न में है, तो उस तरह का कोई बिहेवियर तो नहीं हो रहा है। इस बिल्कुल। तरह की जाँच करना आवश्यक है या बच्चा कहीं खेलने जा रहा है, तो कुछ बड़े व्यक्ति हैं, चौकीदार है या कोई ऐसा व्यक्ति है, जो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो उस विषय में बच्चों से समय-समय पर बात करना आवश्यक है, क्योंकि बिल्कुल, बच्चा डर के मारे किसी स्टिग्मा की वजह से कभी-कभी ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता और बातें इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि बच्चा फिर डिप्रेशन में चला जाता है और उसका जो मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है और कभी-कभी कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिससे उसका खामियाजा उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है और उसका परफॉर्मेंस के साथ उसका फिज़िकल डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। ऐसे में तो सर तो बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए ये एक आवश्यक है कि माता-पिता अपनी ज़िम्मेदारी समझें, बच्चों को एजुकेट करें और बच्चों के साथ टीचर्स को भी इस विषय में बच्चों से बात करनी चाहिए कि वे इस चीज़ को समझें और कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो समय पर अपने टीचर्स या पेरेंट्स को बताएँ और आप अपने एनवायरनमेंट में आस-पास जो भी कर्मचारी हैं, उनका समय-समय पर वेरिफ़िकेशन कराएँ, उनका आधार कार्ड, उनका पुलिस वेरिफ़िकेशन कराएँ
और बिल्कुल। उन सीसीटीवी कैमरे से इन चीज़ों को वॉच करें। जो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर बच्चे अकेले जाते हैं, वहाँ पर वॉच करें कि इस तरह का कोई इंसिडेंस ना हो, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करते हुए पाया जाता है, तो उचित कार्रवाई कर उसे उचित दंड दिया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि सर कोई ख़ास रिलेशन वाले मतलब जो ख़ासकर अधिकतर देखा जाता है बॉयज़ को अधिकतर ये बताते हैं कि बैड टच क्या होता है करके। वो बचपन से मतलब कुछ जल गलत चीज़ें सिखा देते थे। हाँ, ये भी बहुत गलत तरीका है। तो इस पर बच्चों के साथ ये व्यवहार यदि कोई इस तरह का करते हुए पाया जाता है, तो माता-पिता और उनके संबंधियों को देखना चाहिए कि वो किस संगत पर है, किन लोगों बिल्कुल। के साथ बातचीत कर रहा है, क्या चीज़ें देख रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है। यदि आप बच्चों को नज़र रखेंगे, तो वो बिल्कुल। उन चीज़ों को आप समय पर डिटेक्ट कर सकते हैं और समय पर उसका उपचार और निदान कर सकते हैं। यदि आप अपने आप में सीमित रहेंगे, आप वर्किंग रहेंगे, आप बच्चे को इग्नोर करेंगे और बच्चों की एक्टिविटी पर वॉच नहीं करेंगे, आप बच्चों के साथ बच्चे मिलकर के एक फ्रेंडशिप रिलेशन बनाएँ, ताकि कोई बच्चा कोई हुँ, ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है तो वो आपसे शेयर कर सके। हुँ। आप बच्चों के बीच में दूरी बना के मत रखिए। आप उसकी स्कूल की एक्टिविटी को शेयर कीजिए। आप उनके सहपाठियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनके बारे में बात कीजिए। आप स्कूल में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको बच्चों के साथ इंटरेक्शन करिए, बिल्कुल, ताकि बच्चा कोई बात बताने में आपसे झिझके ना। बिल्कुल, आपको वो अपना फ्रेंड समझे। वो बाहर के लोगों को अपना फ्रेंड समझता है, उनके साथ चीज़ें शेयर करता है, लेकिन वो पिता के साथ शेयर नहीं करता, बिल्कुल, क्योंकि पिता के पास समय नहीं है। वो बिल्कुल, अपनी बातें बच्चों के साथ नहीं करते और बच्चे उनके साथ नहीं करते। वो एक बिल्कुल। डिस्टेंस जो बन जाता है, वो इन सब चीज़ों के बहुत घातक होता है, और इस सब को दूरी मिटाने के लिए माता और पिता को बच्चों के साथ एक समय देने की ज़रूरत है, और इन बिल्कुल। सब बातों पे डिस्कशन की भी ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से सर कि स्कूल में भी ये बताना चाहिए। बिल्कुल, एक ये अभियान है टीचर्स के सरकार की साथ तरफ में से या स्कूल की एक तरफ से। पेरेंट्स टीचर की मीटिंग में इस विषय पर भी लोगों को चर्चा करना चाहिए। सर अक्सर ये होता है छोटे बच्चों को ही उनके जो माता-पिता रहता है, बचपन से ही पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा दबाव दबाव डालते हैं, प्रेशर बहुत करते हैं। तो ये क्या सही बात है? बचपन बहुत कोमल होता है, बिल्कुल और सर। आजकल माता-पिता की इच्छा है कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने। पर उसके लिए आपको 4 साल की उम्र से मानसिक दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। उसे खेलने दिया जाए, उसका स्वाभाविक मानसिक शारीरिक विकास को होने दिया जाए। समय आने पर बच्चों में शारीरिक क्षमताओं के अनुसार उनका डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल, और उसके लिए कम उम्र से, कच्ची उम्र से आप उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, उन्हें पर्याप्त मात्रा में खेलने का, रेस्ट करने का अवसर दें, और खेल-खेल में जो उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है, उन्हें टीचिंग जो दी जा सकती है, उस तरह का वातावरण उन्हें देना चाहिए। आजकल क्या होता है, दिन भर बच्चा स्कूल जाता है, 7 से 8 घंटे स्कूल में आ बिल्कुल, जाता है, इसके बाद घर आने पर रेस्ट करने का टाइम नहीं होता है, नेक्स्ट ट्यूशन लग जाती है, फिर उसके बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी जाना होता है, फिर स्कूल का होमवर्क भी करना होता है। बिल्कुल, तो इन सब की भाग-दौड़ में बच्चा का बचपन खो जाता है, बिल्कुल सर। और वो जो उसका रेस्ट करने का टाइम है, जो उसका खेल-कूद का टाइम है, जो उसका डेवलपमेंट का टाइम है, वो अफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल सर। तो ये बच्चे के लिए घातक है, और बच्चों को उनका बचपन छीनना गलत है। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें अवसर दें, समय-समय पर उनको गाइडेंस दें, ताकि जो जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी योग्यता है, वो समय आने पर उसको पहचानें, और वो बिल्कुल सर। किस फ़ील्ड में इंटरेस्ट रखता है, क्या बनना चाहता है, उसका परामर्श, उसका गाइडेंस ऐसा रखें, ताकि वो सही सिलेक्शन हो और वो आगे उस फ़ील्ड में बढ़ सके। बिल्कुल सर। सर कई बच्चे ऐसे रहते हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहते हैं। तो उन सर ऐसे बच्चों को माता-पिता कैसे गाइड कर सकते हैं? बच्चे ज़िद्दी होते हैं क्योंकि ज़िद हम ही पूरा करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चा यदि कुछ डिमांड करता है तो हम उससे पूरा कर देते हैं, चाहे वो महँगे खिलौने हों या दुकान से कुछ चिप्स, कुरकुरे हों या हुँ, टॉफ़ी हो। बच्चा रो रहा है, हमने उसे तुरंत दे दिया, तो बिल्कुल। बच्चे को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमारी ज़िद पूरी होती है। बच्चा रो रहा है, आपने उसे मोबाइल पकड़ा दिया, चुप हो गया। हुँ, बच्चा रो रहा है, आपने उसे टॉफ़ी पकड़ा दिया या खिलौना पकड़ा दिया खरीद कर के, महँगी चीज़ें दे दिए, बच्चा हुँ, शांत हो गया। तो इस तरह से उसका बिहेवियर ऐसा डेवलप होने लगता है कि बच्चा यदि बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा और उसे हम पूरा करेंगे, तो फिर वो उसी तरह के पैटर्न में ढलता जाता है। बिल्कुल, आप शुरुआत से ही ऐसा रखें कि जो चीज़ें सही हैं, उस तरह की जायज़ उसको डिमांड पूरी करें, जो गलत है, उसको आप इग्नोर करें।
आप बच्चे को यदि जिद कर रहा है तो आप उसके माइंड को डाइवर्ट करें। यदि बच्चा किसी गलत डिमांड कर रहा है तो आप उसको किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाएँ। उसको यदि कुछ गलत खाने-पीने की डिमांड कर रहा है तो घर के बने पौष्टिक आहार दें। यदि मोबाइल की डिमांड कर रहा है तो उसे बाहर घुमाने ले जाएँ, किसी पार्क की एक्टिविटी में एंगेज करें, बिल्कुल, छोटे-मोटे खेल-कूद में एंगेज करें। तो उस तरह धीरे-धीरे यदि आप बच्चे को अकेला छोड़ देंगे तो ज़िद्दी होगा। बिल्कुल। लेकिन आप उसके साथ जब समय बिताएँगे, उसके साथ स्टोरी सुनाएँगे, उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ बाहर जाएँगे, उसका ध्यान किसी और दूसरी चीज़ में ले जाएँगे और उसको हेल्दी हैबिट्स सिखाएँगे, तो वो धीरे-धीरे इन आदतों से दूर हो सकता है। क्या सर ऐसा होता है कि अगर ज़िद्दी बच्चे रहते हैं तो उन्हें बहुत मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है। तो ये क्या मारना-पीटना बच्चों के लिए फिर सही रहता है? नहीं, ये बहुत गलत बात है। यदि बच्चा कोई ऐसा व्यवहार करता है जो ठीक नहीं है, तो आपको मारपीट करने के बजाय उसे प्यार से समझाना चाहिए और उससे इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने गलत किया है और ऐसा करने से उसको हानि हो सकती है। और माता-पिता का ये फ़र्ज़ है कि ऐसी कोई गलती करता है जिससे किसी को हानि होती है, तो उसको समझा-बुझा कर के उसे प्यार से इसके आदतों में और व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। सर जैसे कि आपने कई बच्चों को सेहतमंद किया है, तो सर अगर आप पीछे मुड़ के अपने आप को देखते हैं, तो सर आपको सबसे ज़्यादा गर्व किस बात पर महसूस होता है? अ, लगभग 20 साल हो गए हैं मुझे इस फ़ील्ड में आए हुए और मुझे लगता है कि जब मैं 12th में पढ़ता था तो मेरे पास इंजीनियरिंग में जाने का भी अवसर था और मेडिकल में जाने का भी अवसर था। मैंने बीच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ कर के मेडिकल का सिलेक्शन किया और मा आज मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ कि मुझे इस फ़ील्ड में आने का अवसर मिला और मैंने अपनी कोशिश की कि अपने कार्यों से जो जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें आराम पहुँचा सकूँ और अपना काम ईमानदारी से करूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि पेशेंट का हित हो और इसके इलाज में कम से कम खर्च हो और उसे गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिलें और बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो कर के अपने माता-पिता के पास जाए। ओके। अगर सर आपको सभी माता-पिता को एक सलाह देना चाहे, तो वो कौन-सी सलाह होंगी? मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चों पर विशेष ध्यान दें और अपना समय बच्चों के साथ शेयर करें। बच्चों का प्रॉपर मॉनिटरिंग करें कि वो क्या बिहेवियर कर रहा है, किस तरह का स्कूल में परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या कंटेंट टीवी में देख रहा है, क्या बुक्स पढ़ रहा है। बच्चों के खान-पान पर नियंत्रण रखें, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रमोट करें, बच्चों का हेल्दी रूटीन रखें, बच्चों को सोशली एक्टिव रखने के लिए उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एंगेज करें, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज रखें। बच्चों का मानसिक लेवल बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ रिलीजियस एक्टिविटी में एंगेज करें, उनको मेडिटेशन सिखाएँ, उनको हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएँ, ताकि उनका फिज़िकल, सोशल और मेंटल डेवलपमेंट हो सके और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज़ उन्हें प्रमोट करें। ओके। थैंक यू सो मच सर। बहुत कीमती समय आपने अपना दिया मुझे। तो थैंक यू वेरी यस। मच।